रहीम अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारा साथी हरमीत हमारे साथ मौजूद है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि अभी हरमीत जब स्टार्ट करेगा ना तो वो आज फिर बताएगा हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। मैंने भी कुछ जो फॉलो किया है उसके तहत मैच क्या हारा है हिंदुस्तान, वहाँ तो रोना पीटना पड़ गया है। सारी कौम जो है वो रो रही है, गालियाँ दे रही है एक दूसरे को, और नस्ली जो नफरत है ना वो और ज़रा बढ़ी हुई है। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जॉब से उनको नोटिसेस मिल रहे हैं, मतलब और वो इतना ज्यादा सीरियस हो गए हैं। मतलब यही हम कल भी बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए, जो भी टीम हारे, लेकिन वहां पर भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया जा रहा और अपनी ही टीम के लोगों को, प्लेयर्स को बुरा भला भी कहा जा रहा है, टीवी तोड़े जा रहे हैं। हमने ऐसे बहुत से कल फुटेजेस भी शेयर की थी। तो हरमीत का रुख करते हैं क्योंकि वो पहले हरमीत से बात करते हैं फिर आगे चलते हैं। जी हरमीत, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। रऊफ साहब, आफ्टर शॉक तो चलते रहते हैं कि आपको याद होगा जब पाकिस्तान में जलजला आया था तो झटके जो है 2-3 महीने तक चल रहे थे। अब हिंदुस्तान की अगर बात करें तो कोलकाता से लेकर बिहार और बिहार से लेकर नैनीताल तक जो सिलसिला रोने धोने का जारी है, तो यकीन माने ये मनाजर देख के दिल थोड़ा थोड़ा और खुश हो जाता है। ठीक, ये तो हम मैच की बात करेंगे, देखे को मिली। हाँ, मैच की तो हम बात करेंगे, मैच की बात कर रहा हूँ, लेकिन और जहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो जी 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 मैच से पहले जरा हरमीत की ड्रेसिंग को तो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कर लेना, फिर मैच पर बात करेंगे। जनाब शलवार कमीज पहन के आए हुए हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हो भाई, जबरदस्त, अमेजिंग। साथ ही हरमीत ने ऐसे कर दिया। वैसे भी हमारे जो पीएम जो है वो ज्यादा कमीज शलवार को ज्यादा प्रमोट करे, तो हमने सोचा कि पीएम ऐसे करे तो उसको भी फॉलो करना चाहिए ना। अपनी कमीज शलवार में और डिसेंट बंदा लग जाता है। वैसे मैच की बात करते रोमा, मैच पर थैंक यू सो मच। लेकिन रऊफ साहब, गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है बांटे जा रहे हैं हिंदुस्तान में। शामी बेचारा तो गद्दार ठहरा, गद्दार अजीम ठहरा। उसके बाद कोहली साहब ने पाकिस्तान की क्या तारीफ कर दी, तो भैया वहां पे जो बनिए हैं वो बड़े गर्म है, बहुत गर्म है। उनका तो ये मुतालिबा है कि भाई विराट कोहली इस्तीफा दें। हाँ, विराट कोहली जो है वो उसे मुबारकबाद दी, बड़ी हंसते हुए रिजवान को गले लगाया, थपकी दी। वो थपकी जो है बेचारे के गले आ गई है। मतलब वो ये है कि वो उसको हर कोई कह रहा है कि ये तुमने क्या किया। लेकिन ये अजीब आप देखो तो मेंटालिटी है कि आपने इस बात के ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए हैं, आपने मुसलमान घरों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, आपने जॉब से निकालना शुरू कर दिया। तो हरमीत मतलब इंतहा है, ये इंतहा पसंदी अपने मुझे पे आ गई। रऊफ साहब, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो रियासत है हिंदुस्तान है वो जिस तरह वो बटी जा रही है, जिस तरह वो आरएसएस का जो नजरिया जिस तरह फैल रहा है, और जिस तरह एक नई नस्ल को तैयार किया गया है जो सिर्फ हिंदुत्व का प्रचार चाहता है और जो हिंदुत्व का ही राग अलाप रहा है। अगर कोई और कुछ बात करता है तो उसके साथ क्या ज्यादती हो रही, क्या जुल्म वो हमारे सामने। और जिस तरह कल कश्मीरी स्टूडेंट पर जिस तरह हमला किया गया है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये वहां पे सिर्फ ये नहीं है कि ये वही मुसलमान है जो बखुशी हिंदुस्तान में रहे। जिस तरह हम यहाँ पे अपनी खुशी से पाकिस्तान में रहे, हमारे पास चॉइस थी पर हमने कहा नहीं ये हमारा वतन है, इस तरह उनके पास एक चॉइस थी, लेकिन आज उन पे हिंदुस्तान की सरजमीन को तंग कर रहा। और जिस तरह कल जो मैच हुआ, मैच के बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए जा रहे हैं, जॉब से उनको निकाला जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट में ऐसी चीजें होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर हरमीत, अगर आपने भी देखा और ट्विटर पर फॉलो किया हो, वहां पर इस वक्त एक टॉप ट्रेंडिंग में हैशटैग है, अभी भी है, मैं भी सुबह भी देख रही थी, जो इनके बॉलर हैं शामी को लेकर, और उनको मतलब इतना बुरा भला कहा जा रहा है, और सिर्फ एक मजहब की बुनियाद पर उनको गद्दार कहा जा रहा है, बिकॉज ही इज अ मुस्लिम। तो वो उनको मुस्लिम होने का एक, वो कहते हैं ना, रिजल्ट्स उनको बेयर करने पड़ रहे हैं कि शायद उन्होंने मैच ही इसलिए इंडिया को हरवाया क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं और शायद इनके कोई लिंक्स मुस्लिम है और शायद इनके कोई लिंक्स जो हैं। अच्छा, वैसे उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। अक्षय कुमार साहब के पास ड्यूल नेशनलिटी है, कनाडा की भी, तो उन पे भी ब्लेम लगा है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो अनुष्का शर्मा नॉर्मली जब भी मैचेस होते थे तो कोहली के सामने बैठी होती थी, तो भैया कोहली फिर खेलते बड़े कमाल के, लेकिन इस बार जो है वो अनुष्का शर्मा नहीं गई, तो उसके बाद उस पर भी तनकीद गई कि क्यों नहीं गई आप, जानबूझ के आपने कोई पैसा तो नहीं लिया पाकिस्तान से, जब आप जाती हैं तो विराट कोहली जीत जाते हैं, तो किसी को नहीं पकड़ रहे। और जिस तरह सिचुएशन है, दिमागी तवाजन
आप उसका अंदाजा ट्विटर से लगा सकते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान का जो तवाज़ुन है वो बिखरा हुआ है और कोई भी कमेंट्स हो सकता है। और जिस किस्म के कमेंट्स और गद्दारी की सर्टिफिकेट तो खैर 2-3 दिन तक ये जारी रहेगा, 1 महीने तक ये सिलसिला। बहरहाल अगर हम देखें हमारी शाहीनों की जो परफॉर्मेंस थी उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, और मैं कल भी मैंने कहा था भैया हम जब बचपन में ना खेलते थे, जो मुखालिफ टीम होती थी हम कहते थे भैया आपको हम हराएंगे, ओपनिंग पे हराएंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल से ये डायलॉग तो मार लेते, बड़ा मुश्किल होता था उनको हराना, लेकिन पाकिस्तान टीम ने वो डायलॉग जो है सच करके दिखाया। अच्छा, और ऐसी ठगाई की कि भैया बड़ी मजेदार आईसीसी ने फुटेज जारी की है। मैं वो फुटेज देख रहा था जो मोहम्मद रिजवान जिस तरह से नेट प्रैक्टिस कर रहा है, और वो शॉट्स जो उसने नेट में खेली एग्जैक्टली वही शॉट्स उसने मैच के दौरान खेली, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त मंजर है। बाकी ये हुआ कि देखो ना, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने हैं अगर आपने, तो आप याद करो कि 2017 में जिस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसके फाइनल में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को बड़ी बुरी शिकस्त दी थी और बहुत बुरे तरीके से हराया था उस मैच में भी। उसमें भी रोहित शर्मा बिल्कुल शुरू में आउट हो गए थे, और परसों के मैच में भी रोहित शर्मा बड़ी जल्दी आउट हो गए, और इसी तरह केएल राहुल भी बड़ी जल्दी आउट हो गए। तो जिस वक्त आपके ओपनिंग बैट्समैन ही 0 या 1 रन करके आउट हो जाते हैं और वो मुसलमान नहीं हैं, आप उनको गद्दार करार नहीं दे रहे। आप मोहम्मद शामी बेचारे का 1 ओवर, जिस वक्त कोई भी बॉलर होता उसको पिटाई होनी थी उसकी, कोई भी बॉलर होता। जाहिर बात है बॉलर उनका कोई बॉलर ऐसा बचा है जो हमने बख्शा है सर। और दूसरी बात यह है कि ये वही रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा साहब हमें कह रहे थे कि हम पाकिस्तानी कोचिंग जो है, कोचिंग हेड जो है, इसको मैं सिखाऊंगा कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। तो भैया उसने तो हमें नहीं सिखाया, लेकिन हमने सीधा पवेलियन भेज दिया कि भैया तुम्हारी जो मंजिल है वो सीधी वही है, पहुंचो वहां पे। तो ये सिचुएशन है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है भाई कि मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हो, जो हिंदुओं ने किया, उनकी जो वाट लगी, उनकी पहली बैटिंग जिस तरह वो गिरी, तो भैया उन पे भी थोड़े सर्टिफिकेट बांटो। ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। खेल है, खेल को खेलने दो, और खेल में सियासत करोगे, मजहब को घुसेड़ोगे तो भैया फिर हालात सिचुएशन और भी खराब होंगे। बहरहाल भैया हमने जख्मों पे नमक छिड़का है और मजीद छिड़केंगे। वैसे मजा आ रहा है। बिल्कुल। उनकी स्क्रीन देखे तो कमाल है भाई। अगला जो मैच है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगला बिल्कुल न्यूजीलैंड के खिलाफ है। अगला टारगेट पाकिस्तान के लिए अब न्यूजीलैंड है, पर इस पे भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरीज, हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं मैच को लेकर, पाकिस्तान इंडिया मैच को लेकर, कि हम नहीं शेयर की। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉप स्टोरीज। सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि बलूचिस्तान में पायदार हुकूमत का क़याम अमन अब मुमकिन होगा या नहीं होगा। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो जो हैं वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए एक स्पीकर थे, कैंडिडेट हैं। जी बिल्कुल, स्पीकर थे, स्पीकरशिप से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके साथ ही जो उनके चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ ही, और जाम कमाल के, और वो मजबूत कैंडिडेट हैं। यही लॉबिंग कर रहे थे बहुत ज्यादा अपने लिए, और कामयाब भी हो गए। पता नहीं कितनी देर के लिए रहते हैं, ये तो हम आगे चल के बात करते हैं। क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बलूचिस्तान में कोई भी वज़ीर आला ज्यादा देर तक नहीं रहता इस उम्दे पर। तो खैर इस पर हमने आगे जाके तफसीलन आपके साथ डिस्कशन भी करनी है। फिर गुज़िश्ता रोज़ एक अहम हुक्म जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि 1 हफ्ते में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कराची का नस्ला टावर इसको गिराया जाए, मुतासरीन को इसके ऑल्टरनेटिव या कोई रकम अदा की जाए या किसी ना किसी तरीके से कंपनसेट किया जाए। जदीद टेक्नोलॉजी क्या होगी और किस तरह से ये तमाम जो काम है वो सरअंजाम दिया जा सकेगा, इस पर हम आपको अपडेट करेंगे। फिर हम अपनी अगर ओवरऑल सोसाइटी में देखें, पाकिस्तानी कल्चर में देखें, एशियन कल्चर में स्पेशली देखें, ख़वातीन का घर से बाहर काम करना अभी भी बहुत मुश्किल है। गो कि वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात की जाती है, बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं, ख़वातीन अब घर से बाहर निकल रही हैं, मर्दों के शाना बशाना हर फील्ड में आगे आ रही हैं, बट स्टिल बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं और ख़वातीन के लिए अभी भी घर से बाहर निकल कर काम करना बहुत मुश्किल है। इसके रीज़न्स क्या हैं और हम अपनी सोसाइटी से इस जो कल्चर है इसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, ये आज भी हमारा एक टॉपिक होगा, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। फिर आजकल हम देख रहे हैं कि कोविड एक तरफ है, एक तरफ डेंगू जो है वो भी सर उठा रहा है, और तीसरी चीज़ ये है कि मौसम चूँकि बदल रहा है सो लोगों को वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्लू हो रहा है, गला ख़राब, इसके अलावा बुखार वगैरह। सो लोग जो हैं इन
तीनों की जो अलामात हैं उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो इस पर भी हमने आगे जाके डिस्कशन करनी है। और आखिर में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ तैयारी कैसी है, और इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले डेली डोज का आगाज जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे, हम डेली डोज पे आ जाते हैं जरा। हाँ, डेली डोज, बिल्कुल। डेली डोज में हमने सबसे पहले हमने अपने शो के स्टार्ट में भी किया पाकिस्तान इंडिया का मैच। तो इस मैच के लिए हम कल भी आपको बता रहे थे कि जो पूरे पाकिस्तान के अहम पॉइंट्स थे वहां पर स्क्रीन्स लगाई गई, हर कोई अपने अपने अंदाज में मैच को देख रहा था, एंटरटेन हो रहा था, एंजॉय कर रहा था। और इसी दौरान आजकल सोशल मीडिया पे रऊफ साहब एक वीडियो वायरल है, वलीमे की तकरीब हो रही है और इस पे पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा जो है वो बड़ी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। और जैसे ही चौके छक्के लग रहे हैं, तो वो दूल्हा मियाँ जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो नारे लगा रहे हैं। इस वक्त आप विजुअल्स भी देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। और सारे बाराती खड़े हुए हैं, सारे शादी में जितने शिरकत करने वाले हैं वो भी, मतलब ऐसे भी होता है। देखें जरा कितने मजे का, एक तो शादी की खुशी और एक तरफ पाकिस्तान जीतने की खुशी। जी हरमीत, वो जिस वक्त है हरमीत वो दूल्हा दोनों मैदान हमने, एक मैदान तो इसने फतह कर दिया, दूसरा मैदान पूरे पाकिस्तान ने जो फतह किया, तो जाहिर बात है खुशी तो होनी है ना। और फिर ऐसे मौके पर इस किस्म के नारे और इस किस्म की जो वीडियो तो वायरल होनी है। तो मैं समझता हूँ कि खुशी के दोनों मौके से दुल्हा मियाँ और दुल्हन जो है वो फायदा उठा रहे हैं और बड़े खुश। और पूरी बाराती जो है वो देखे ना भैया, हाथ हिला हिला के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे साथ साथ में। हाँ, तो भाई ये तो खुशी का मौका है, होना चाहिए। दूल्हा से दुल्हन भी पीछे नहीं है, वो भी उसी तरह से नारे लगा रही है, वो हाथ उठा के वो भी है। ये वलीमे की तकरीब लग रही है, वलीमे की तकरीब है, वलीमे की तकरीब है, ये वलीमे की तकरीब लग रही है, क्योंकि अदरवाइज शेरवानी वगैरह में होता है। लेकिन बहरहाल जितने जज्बाती वो हैं, उससे ज्यादा जज्बाती सारे बाराती हैं। तो पूरा गाना बनता है हरमीत का इसके ऊपर, भंगड़ा भी बनता है। उसके बाद फिर खाना जो लगना है ना, वलीमे के बाद जो खाना लगता है, तो जाहिर बात है जज्बात वो भी सामने रखे हैं उन लोगों के साथ में। एक खुशी है, उसके बाद फिर भाई खाना लगना है तो उसकी अलग खुशी है। तो भैया मैं समझता हूँ कि भाई एंजॉय करना चाहिए। ये मौका बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यार भरा मौका है, चाहे वो शादी का हो ये वाला, या वो मैच के जो खुशियां हैं इस वक्त जो पूरे पाकिस्तानियों के चेहरों पे जो तासुरात नजर आ, खासकर जो बाहर दुनिया में बैठे लोग हैं, रूह साहब, वहां पे एक अलग मजा आता है। मुझे याद है जब बंगाल और इनके साथ हमारे मैचेस हुआ करते थे, तो बंगालियों की जब हम पिटाई कर देते या हिंदुस्तानियों की, तो फिर जाके 2-3 दफा में ऐसे ऐसे करके ना जाते थे कि भैया जीत गए। तो ये सिचुएशन बाहर बहुत मजा आता है इन चीजों का, तो एंजॉय करना चाहिए, मौका बड़ा अच्छा हरमीत, उसमें ये हुआ है कि वीडियो वायरल हुई थी कल बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों की, उसके साथ मकबूजा कश्मीर में भी, लेकिन ढाका वगैरह में भी बहुत ज्यादा जज्बाती मंजर थे और उन्होंने हिंदुस्तान की जो शिकस्त है उसको बड़ा मनाया। बहरहाल हम अभी ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जोशो जज्बा जितना ज्यादा था उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। कल मैं मुख्तलिफ बाजारों में गया, लोगों ने मोटर बाइक्स पे, गाड़ियों पे अपने झंडे लगाए हुए थे और वो सेलिब्रेट कर रहे थे। कल का दिन भी लोगों ने सेलिब्रेशन में गुजारा है, बहुत एंजॉय करते हुए पाकिस्तानियों ने गुजारा है। सर पहली बात यह है कि हमने बांग्लादेश को हमेशा देखा है कि वो पहले बड़े सपोर्ट करते थे हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह ये एक नई रविश चल पड़ी है और मुस्लिम के खिलाफ जो एक नई चीजें चल पड़ी है, उसके बाद बांग्लादेश के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा वो हो रहे हैं। और जब भी सेलिब्रेशन होती है, पाकिस्तान मैच जीता है, तो तब भी जाके वो पाकिस्तान के हक में ही नारेबाजी जो है वो नारेबाजी हमने देखा है और बड़े खुश होते हैं। खासकर मुख्तलिफ मैचेस की मैं बात करूँ तो इस वक्त जो सिचुएशन है वहाँ पे, जिस तरह बंगालियों ने, हमारे जो बंगाल के लोग हैं, फिर उसके बाद कश्मीर में जहाँ वीडियो रात को मुझे जो वानी साहब की कुछ फैमिली के लोग हैं, कज़न है, उन्होंने मुझे भेजी और कहा भैया ये चला लेना, लाजमी अपने टेलीविजन पे चलानी है। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है जश्न का समा था, तो खुशियां जो है सबने बांटी है। क्योंकि जी आगे चलते आगे बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैच पर हमने अच्छी खासी डिस्कशन कर लिया, अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। और जनाब अपर कोहिस्तान दासू डैम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 माह पहले हमने एक सिचुएशन देखी थी, चाइनीज़ बस को निशाना बनाया गया था जिसमें मुतादिद चीनी बाशिंदे जो थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम जो था वो बंद हो गया था। अब 3 माह 10 दिन बाद आज से दोबारा इस प्रोजेक्ट पर काम का आगाज़ हो गया। बाकायदा यहाँ पर दोबारा से सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ाया गया है और साथ ही साथ जब दोबारा काम का आगाज़ हुआ तो यहाँ पर एक दुआया तकरीब का इनेकाद भी किया गया जिसमें वापडा के लोग
लोगों ने जो अहलकार थे उन्होंने शिरकत की, चाइनीज़ कंपनी के कुछ लोगों ने शिरकत की और दुआएं मांगी गई। और साथ ही साथ अब ये कहा जा रहा है कि इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम और ज़्यादा मौसर कर दिया गया है और इसके साथ साथ 9 के करीब नई चेक पोस्ट उनका भी क़याम अमल में लाया गया है ताकि जितनी सेफ्टी मैक्सिमम दी जा सकती है चाइनीज़ को और उसके साथ ऑब्वियसली पाकिस्तानियों को भी जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। सो ये एक अच्छी खबर है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तानियों की भलाई है। पाकिस्तान के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है, ज़्यादा दासू डैम का बनना, और इससे वाटर रिजर्वायर जो है उसमें भी इजाफा होगा, बिजली भी पैदा होगी और सस्ती बिजली पैदा होगी। इस तरह के डैम जितने ज़्यादा बनेंगे उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा है। तो ये एक दुश्मन का काम था जिसने ये गद्दारी एक पता नहीं किसके साथ मिलके की, लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे मुल्क में हैं जो मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिल जाते हैं, उनका भी कला कमा होना बहुत ज़रूरी है, कोशिश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह है कि अल्लाह करे कि ये जल्द से जल्द मुकम्मल हो और पाकिस्तान के रिसोर्सेज में इजाफा हो। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट स्टोरी जो हमारे पास डेली डोज में है वो ये है कि सऊदी अरब ने उम्रा के लिए 14 रोज़ का जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म कर दिया है। हज और उम्रा की वजारत के मुताबिक उम्रा करने के जितने भी ख्वाहिशमंद ज़ायरीन हैं अब बुकिंग के बाद उनको वेट नहीं करना पड़ेगा और बुकिंग के बाद वो जा सकते हैं और उसके बाद अपना उम्रा जो है वो अदा कर सकते हैं। देखने में आता था कि लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब जिस तरह से कोविड की सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, हमने देखा कि वहाँ पर फुल कैपेसिटी के साथ नमाज भी अदा की गई, नमाज जुम्मा अदा की गई और मास्क की पाबंदी अभी भी है, बट इसके अलावा जो ओवरऑल रिस्ट्रिक्शंस थी उनमें कमी देखी गई है, नरमी देखी गई है। सो इसी हवाले से एक और अच्छी खबर ये है कि 14 रोज़ का इंतजार था जो अब नहीं करना पड़ेगा। बहुत मुसलमान जो है एक अरसे से बेताब थे, 2 साल का अरसा हो गया तकरीबन कोविड का, और उस अरसे में पाबंदियां थी बहुत ज़्यादा, जा नहीं पा रहे थे। तो पूरे दुनिया में, दुनिया इस्लाम में जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं और फिर पाकिस्तान में भी बेताबी के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि इसका कि ये पाबंदी ख़त्म हो और हम जाएं, तो वो बड़ा इंतज़ार करना पड़ता था। जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते थे आपको टिकट मिल जाता था तो 14 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ता था, वो अब ख़त्म हो गया। वो अब ख़त्म हो गया। इसी के साथ अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से अक्सर हम अपने शो में डिस्कस भी कर रहे होते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं और उनके ज़रिए आप कमा भी सकते हैं। सो हम अक्सर ई कॉमर्स का जिक्र करते हैं, इस तरह की दूसरी चीज़ों का भी जिक्र करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस का आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है। यहीं पर ही आजकल ब्लॉगिंग, वीलॉगिंग और इसके साथ साथ इन्फ्लुएंसर मार्केट वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। और अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, भले आपका ताल्लुक किसी भी एज ग्रुप से हो, अच्छे इन्फ्लुएंसर बनते हैं, अच्छा कंटेंट आप सोशल मीडिया पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो हम तो देखते हैं कि 18 साल का जो नौजवान है, लड़का है या लड़की है, वो इन्फ्लुएंसर बन गए अगर उनका अच्छा कंटेंट है। इसी तरह मुख्तलिफ एज ग्रुप्स होते हैं, बट किसी ने भी, हरमीत, कभी आपने सुना है कि 1 साल का बच्चा इन्फ्लुएंसर बना हो और उसको इतने लाइक्स और इतने व्यूज़ मिल रहे हों और वो 1000 $1,000 जो हैं वो कमा रहा हो? कभी ऐसा सुना है? मतलब 1 साल का बच्चा? नहीं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि इतनी यंग एज में वो इतना कुछ कमा रहा है और नाम बनाया हुआ है यूट्यूब पे, चाहे जैसे भी। तो मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ और बहुत अच्छी खबर है वैसे रोमा। बिल्कुल, ये वो बच्चा है जिसने दुनिया में पता नहीं कहाँ का सफर कर लिया है। अलास्का का सफर कर लिया है, नाम है, और येलोस्टोन पार्क के कुछ शीप्स को देख चुका है, अलास्का के कुछ रीछों को भी देख चुका है, इसके अलावा कैलिफोर्निया के जितने भी साहिल हैं वहां पर ट्रेवल कर चुका है। रऊफ साहब, होता ये था कि इसकी वालदा जो थी वो इस बच्चे की जो पिक्चर्स थी अपने साथ और वीडियोस वगैरह वो अपने अकाउंट पे पोस्ट करती है, बस उसको लोग इतना सराह रहे थे कि उन्होंने फिर इस बच्चे का अलग अकाउंट बनाया। और अब इसके लिए बड़ी मजे की चीजें हैं, लाइक बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इसको डायपर्स और वाइप्स जो है पूरे साल के वो उन्होंने स्पॉन्सर किए, फ्री स्पॉन्सर किया है। जी बिल्कुल, अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, अगली स्टोरी हमारे पास वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हांगकांग में लोगों को सुलाने वाली एक बस सर्विस का कयाम जो है वो अमल में लाया गया है। नॉर्मली हम ये देखते हैं रऊफ साहब कि हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, नींद बड़ी आती है, मतलब अगर हमने लंबे सफर पर जाना हो। सो हांगकांग में एक ऐसी ही बस सर्विस का आगाज किया गया है कि अगर आप इसमें सफर करेंगे तो तकरीबन ये 47 माइल्स का सफर करती है और उसके बाद वापस जहां से इसने सफर का आगाज किया होता है वहां पर ही आकर रुक जाती है और इसमें बस आप बैठेंगे और आप एंजॉय करेंगे और सोएंगे, इसके अलावा इसका और कोई पर्पस नहीं। एक साउंड स्लीप के लिए इस बस सर्विस का लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरा हांगकांग जाना हुआ है, मैं 1 महीना रहा था हांगकांग में जाके, मैं कल में हरमीत भी जा चुके हैं। इतना ज्यादा कहते हैं द सिटी दैट नेवर स्लीप्स,
वो शहर जो कभी सोता नहीं है, दिन रात जागा हुआ होता है, बहुत रश होता है सड़कों पे, बहुत ज़्यादा। और चूँकि जगह थोड़ी है, इमारत बहुत ऊंची ऊंची हैं, सड़कें तंग हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल में इतना शानदार इंतज़ाम ट्रैफिक का, और लोगों को वाकई सोने को कम मिलता है। उनके लिए ये बड़ा एक अजूबा ही नहीं, ये बड़ी उनके लिए एक खुशाइन बात है कि उनको ऐसे मौके मिले, और वो उन्होंने मौक़ों से फुल फ़ायदा उठाया है। बिल्कुल। मतलब हरमीत, फटाफट से एक क्विक सा कमेंट 30 सेकंड्स का, फिर हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि नींद बहुत अहम है, और फिर जिस तरह रूस आपने जिक्र किया तो एक लाइफ इस किस्म की तेज़ी से गुजर रही है जिसकी वजह से नींद बहुत कम ही होती है, लेकिन हाँ एक अच्छा है कि नेमत से कम नहीं है। अब एंजॉय करें भाई, आराम से सोए और दफ्तर जाएं। बिल्कुल ठीक हो गया। और आज हमारे पास डेली न्यूज़ की लास्ट स्टोरी ये है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के हुक्काम ने गुज़श्ता 32 बरस से बंद पड़े सिनेमा घरों को दोबारा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। और इसका मकसद ये है कि एक तो वहाँ पर जो कश्मीरी लोग हैं उनको एंटरटेनमेंट के मौके फराहम किए जाएँ। ऑब्वियसली वो महसूस होंगे जब मुख्तलिफ मूवीज़ लगेंगी, और साथ ही साथ दोबारा से इस पर गौर किया जा रहा है कि मुख्तलिफ फिल्म प्रोड्यूसर्स, फिल्म डायरेक्टर्स कश्मीर का रुख करें, जो कि एक जन्नत नज़ीर वादी है, और यहाँ पर आके अपनी जो मूवीज़ हैं, फिल्म्स हैं, उनकी अक्सबंदी भी करें। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर अच्छी चीज़ तो है, लेकिन उसके साथ एक ये देखो कि ये जो अब हिंदुस्तान अपने कल्चरल ऑन स्लॉट जैसे बोलते हैं कि वो कल्चरली फतह करने की कोशिश करता है वहाँ पे, वो उसने देखा कि हम आवाज़ें दबाने में कामयाब नहीं हुए। कश्मीर जो है उनकी अपनी एक इज़्ज़त, एक अपना कल्चर, एक अपना तशख़्ख़ुस, ये सारे का सारा बरकरार है। उसको मजरू करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। और आप ये देखो कि हम 7 से 9 लाख के दरमियान में हिंदुस्तानी फ़ौज इस वक्त मौजूद है वहाँ पे अमन अमान कायम करने के लिए। तो उसके बावजूद अगर अभी तक वहाँ पे अमन कायम नहीं हो सका उनके ख्याल के मुताबिक, और कश्मीरी आवाज़ उठती है। अभी हरमीत ने जैसे बताया कुछ वीडियो थी जो हम कल देख रहे थे, हमने भी कल देखी कि जिस तरह से पाकिस्तान की फतह के ऊपर उन्होंने जश्न मनाया। आप जितने मर्जी भले सिनेमा हाउसेस खोल लें, लेकिन आप नहीं आवाज़ को दबा सकते जो कश्मीरियों की है, चाहे जो मर्जी आप कर लें। जी हरमीत। बिल्कुल रूस साहब, दिल की जो धड़कनें हैं जहाँ जिसके साथ धड़के तो जाहिर बात है आप उसको तो नहीं रोक सकते। आप बहुत ज़्यादा कोशिशें, पाबंदी है, सब कुछ लगा लें, अपनी 9 लाख आर्मी अपने पहले से वहाँ बैठाई, एजेंसीज के लोग अलग से बैठे हैं, लोगों को जिस तरह घरों से उठा के उनको मारा पीटा जा रहा है, जिस तरह टारगेट किलिंग हो रही है, तो अगर आप सिनेमा नहीं बल्कि और कुछ भी कर ले, कोशिश कर ले, लेकिन लोगों की ज़हनियत को बदलना बड़ा मुश्किल है, और कोशिश उनकी है वैसे। लेकिन बहरहाल रोमा की बात भी दुरुस्त है कि थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये बात भी है कि उनको वैसे भी तो आज़ादी होनी चाहिए जिंदगी जीने की। एंटरटेनमेंट से बेटर है कि आप उनकी लाइफ को थोड़ा सा आज़ादी बिल्कुल बनती है। खैर जनाब, ये तो था पब्लिक का डेली डोज में। एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, बलूचिस्तान की अगर हम सियासी सूरत हाल देखें तो अब्दुल कुद्दूस बजिंजो जो हैं वो इस वक्त वज़ीर आला के लिए मजबूत कैंडिडेट हैं। और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसके जाएँ तो हुआ कुछ यूँ कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान साहब ने महज चंद घंटे पहले जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, उसके बाद जब राय शुमारी हो रही थी उससे चंद घंटों पहले उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब जो अब्दुल कुद्दूस बजिंजो हैं वो वज़ीर आला के लिए मजबूत कैंडिडेट हैं। इसके साथ साथ अब सवाल ये रऊसा पैदा होता है कि कौन कौन सी जमातें इत्तेहादी जो हैं वो इस वक्त बाप पार्टी का साथ देंगी। इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। जी बरेलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये खींचा तानी, टांग खींचना, रस्से गिरी, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे बलूचिस्तान में, ये जिस तरीके से जाम कमाल को हटाया गया है और जितनी पार्टियों के मलहूबे के साथ ये नई गवर्नमेंट बनने की तश्कील दिए जाने की तैयारी हो रही है, अब ये क्या अगले 2 साल निकाल पाएगा जो भी होगा ये इतनी खींचा तानी में? देखिए, एक तो ये कि पहले जाम आप अभी तक ये नहीं समझ में आया था कि जाम साहब का कसूर क्या है। हाँ। क्योंकि जिस तरह उन्हें लाया गया था, एक बाप पार्टी जिस तरह बनाई गई थी, और आपको याद होगा सरदार सनाउल्लाह ज़हरी जिनकी गवर्नमेंट को खत्म किया गया था, जिन्हें अक्सरियत हासिल थी, और सो भी मीर कुद्दूस बजिंजो ही थे जिनके 5 अरकान थे, और ओवरनाइट जो है सना ज़हरी की। और शायद उसका सबब ये था कि मरकज में क्योंकि मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हो गई थी, और जो यकीनन जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जानी थी तो ये किस तरह मुमकिन था कि
सना ज़हरी नून लीग की गवर्नमेंट जो है बलूचिस्तान में रहती, तो उस वक्त एक बात समझ में आती है कि फिर और बदकिस्मती से वो सूबा रऊफ साहब आप जानते हैं जो एक जमाने में मैंगल, बुकटी, मरी, बड़े सख्त बदोज जिन्होंने पहाड़ों पे जद्दोजहद करी 30 साल, जो 20 साल जेलों में रहे, लेकिन जब वो 70 का एरा आया तो वो फोर्सेस को खत्म किया गया और फिर एक आर्टिफिशियल एक मसनूई लीडरशिप सरदारों नवाबों की लाई गई और एक वनरेबल सूबा हो गया एस्टेब्लिशमेंट के लिए। आप देखें ना कि वहाँ कोई सेनेटर जिसको पास एक बैग होता है और जाके सेनेटर मुंतखब हो जाता है, 18 वोट ले लेता है, तो ये बलूचिस्तान की कि वहाँ पर जो वो सूबा मैंने कहा ना जो एक के एतबार से सबसे आगे होता था, वही सूबा सियासी तौर पर इतना पसमानदा हुआ, उसके मुंतखब अरकान करोड़ों रुपए जो है इनको हर माह मिलते रहे, सालाना एक पैसा ढेला खर्च नहीं करा। और अब ये मैं ज़्यादा तारीख में नहीं जाऊंगा मीर कुद्दूस बज़ंजो, लेकिन ज़्यादा दिलचस्प बात यह है और अब मुझे शायद ऐसा लगता है कि कोई नया मंजरनामा आ रहा है, क्योंकि मीर कुद्दूस बज़ंजो जब सना ज़हरी को या नून लीग को हटाकर निगरान वज़ीर आला बने थे, तो आपको याद होगा कि वो सीधे जो है वो कराची आए और फिर साथ आसिफ अली ज़रदारी ने एक बादशाह घर की तरह दाएं हाथ पर कुद्दूस बज़ंजो को बिठाया, बाएं हाथ पर मुराद अली शाह को बिठाया और एस्टेब्लिश को पैगाम दिया कि आप 2 सूबे मेरे हैं। और फिर आपने वो ये भी देखा होगा कि फिर इन्हीं बुनियादों पर, क्योंकि बलूचिस्तान की असम्बली में अगर जो अदमी ताकत है उसी बुनियाद पर सेनेटर भी अगला कुछ अरसे बाद फिर सेनेट के इलेक्शन आए और फिर मीर साजिद संजरानी को हमारे आप कहते हैं एस्टेब्लिश में कहता हूँ वो पीपल्स पार्टी जो उसकी सहूलतकार बनी और फिर आए, पूरे मंजरनामा चेंज होता चला गया, फिर हासिल खां आ रहे। तो ये तो मैं तो अभी तक यानी जब कमाल के हटाए जाने तक ये वजह समझ में नहीं आ रही थी कि उन्हें क्या उन बेचारे का कसूर है और मीर कुद्दूस बज़ंजो क्या डिलीवर करेंगे जिनको 565 वोट मिले थे अपने हल्के से। ठीक तो है, अब थोड़ा कुछ मंजरनामा सामने आ रहा है कि शायद एक नए मंजरनामे में कुद्दूस बज़ंजो को लाकर एक और नून लीग के खिलाफ एक महाज बनाकर एक पार्टी को शायद खुश किया जा रहा है। ठीक है, एक पार्टी को शायद पुश किया जा रहा है। जी हरमीत। ब्रदवी साहब, हमने देखा कि जब जाम कमाल साहब इस्लामाबाद आए और वो बड़े मुतमईन दिखाई दे रहे थे और उनका ये भी कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उनको यकीन दहानी कराई है, उसके बावजूद हमने देखा उसके बाद हमने जो मामलात देखे कि वफाक ने भी उसी तरह उनको सपोर्ट नहीं किया। क्या आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का जो साथ था वो यहाँ तक था जाम कमाल साहब के साथ, अब आगे जो है मामलात कुछ और होंगे? नहीं, बलूचिस्तान मामला अलग है बिल्कुल। इसमें इमरान खान साहब का कोई रोल स्टॉक नहीं था, ये तो बाप बनी है, वो तो एक मैंने आपको पूरा बताया कि जो उसके अराकीन की तादाद भी ऐसी नहीं है जो, और शायद हो सकता है कोई यार कोशिश करते भी रहे पीटीआई वाले, लेकिन बलूचिस्तान का गेम पूरा हाथ में यहाँ के नहीं, जो भी आप जैसे एस्टेब्लिशमेंट हैं या वो लोग जो, अब ये आपको भी इल्म है कि इस्लामाबाद में भी तब्दीलियाँ किस तरह आती हैं, मियां साहब की 2/3 खत्म होती है, फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खुद बेसाखियों पे खड़ी हुई है, 4 काफ लीग के, 4 MKM के, 2 उधर के, यही सूरत पंजाब की है। तो खान साहब को अच्छी तरह इल्म है और हम जैसे सारे इल्मों के लिए भी, लेकिन मैं ये बलूचिस्तान में नहीं समझता कि बलूचिस्तान की तब्दीली की में जो आई है उसमें हम कोई अभी फिल वक्त इस्लामाबाद में तब्दीली देखें। ठीक है सर, बेबी साहब, जी बेबी साहब, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ अभी मेरे ख्याल में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये जो नस्ला टावर को गिराने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको गिरा दिया जाए और इसको डायनामाइट से गिराया जाए, इस तरीके से कि एकदम से ये गिरे और फौरी तौर पे इसका मलबा उठाया जाए। कमिश्नर कराची को ऑर्डर किया गया कि ये कमिश्नर कराची मलबा उठाने का इंतज़ाम करें और उसके साथ ये कि मकीनों को, जो उसके मकीन है, उसको पैसे दिलवाए जाएँ इसके ओनर से, किसी भी तरह से, जिस तरह से भी ये मुमकिन हो। बिल्कुल, तो इस पर हम तफसीलन भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी टॉपिक पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर गिराने के केस में बड़ा फैसला गुज़िश्ता रोज मंजर आम पर आया और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर गिराने से मुतल्लिक केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को 1 हफ्ते में गिराने के अहकाम जारी किए हैं। साथ ही साथ ये अहकाम जारी हुए हैं कि इसको जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गिराया जाएगा, कंट्रोल्ड एमुनेशन ब्लास्ट किया जाएगा और साथ ही साथ कमिश्नर कराची को यह अहकाम जारी हुए हैं कि जो भी मलबा गिरे उसको फौरी तौर पर यहाँ से हटाने का काम भी किया जाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के ये भी अहकाम हैं कि जो मुतासरीन हैं उनको किसी न किसी तरीके से जो ओनर है नस्ला टावर का उनकी तरफ से कंपनसेट किया जाए, रकम जो है वो अदा की जाए। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, शहर कायद में अपने नुमाइंदे हमजा गिलानी का रुख करेंगे। हमजा, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कल अहम समाअत की और इस हवाले से अहकाम भी जारी हो चुके हैं। अहकाम की रोशनी में जो कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुए हैं, कोई इकदाम यहाँ पर होते दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें, कल सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने तीसरी बार ये हुक्म सादिर किया है मुताल्लिका अफसरान और मुताल्लिका इदारों को कि उन्होंने अभी तक नस्ला टावर को मसमार क्यों नहीं किया है। इस हवाले से उन्होंने 7 रोज़ में पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने यह भी वाज़ेह हुक्म सादिर किया है कि 7 रोज़ के अंदर अंदर नस्ला टावर की बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पे मसमार करें और जो मलबा गिरेगा उसको फौरी तौर पे उठाएं। और इस हवाले से तमाम मुताल्लिका अफसरान, कमिश्नर कराची समेत कमिश्नर कराची और दीगर मुताल्लिका अफसरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए अपनी रिपोर्ट को जमा कराएंगे। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ तो कमिश्नर हाउस में आज आला सतह का इजलास तलब कर लिया है जो 4:30 बजे होगा और उसमें आर्मी की जानिब से जो इंजीनियरिंग टीम है वो इनको ब्रीफिंग देगी कि किस तरीके से इस बिल्डिंग को ब्लास्ट के ज़रिए जो है वो डिमोलिश करना है। और दूसरी जानिब वहाँ पर जो है वो NIT, कराची यूनिवर्सिटी और दीगर मुताल्लिका इंजीनियरिंग टीमें जो है वो आज कमिश्नर हाउस में पहुँचेंगी और वहाँ पर जो है वो इस हवाले से ब्रीफिंग देगी। जबकि सिक्योरिटी इदारे जो हैं जिनमें रेंजर्स और पुलिस के आला सरकारी अफसरान हैं वो भी आज कमिश्नर कराची पहुँचेंगे और इस ब्रीफिंग में हिस्सा लेंगे ताकि यहाँ पे ऑपरेशन का जो अमल है वो बाकायदा तौर पे कल से शुरू हो सके। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कल से तमाम यूटिलिटीज़ को जो है वो यहाँ से कट आउट कर देंगे, जिसमें बिजली, पानी और गैस है। यहाँ पे तमाम कनेक्शन जो हैं वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे और यहाँ पे जो मुतासरीन हैं नस्ला टावर के रिहायशी जो हैं उनका ये कहना है कि बिल्डर की जानिब से अगर हमें मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर रकम मिल जाती है तो हमें नस्ला टावर की बिल्डिंग को छोड़ने में कोई क़बाहत नहीं है। अभी मैं नस्ला टावर की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि नस्ला टावर पे जो है वो इस वक्त एक आफत पड़ी हुई है। यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो मकीन हैं वो इस वक्त दोबारा ये कोशिश करेंगे कि वो एक यहाँ पे अपील करें सुप्रीम कोर्ट से। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़मन में वाज़ेह तौर पर अहकाम सादिर कर दिए हैं कि नस्ला टावर चूँकि गैर कानूनी तजावुज़ात की ज़ुमरे में आता है, यहाँ पर शार फैसल पर जो नस्ला टावर कायम किया गया है वो एक नाले के ऊपर किया गया है। इसी की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने वाज़ेह तौर पर यह हुक्म सादिर किया है कि नस्ला टावर को मसमार किया जाए और इस हवाले से तहरीर हुक्मनामा भी जारी कर रखा है। ये बताइए हमजा कि आपकी हमजा ये बताइएगा कि वहाँ पे ये जो तकरीबन इस पूरे बिल्डिंग की अगर इमारत की हम बात करें तो उसमें 40 फ्लैट्स हैं और 39 ख़ानदान आबाद है और 1-2 बेड जो है उसकी जो कीमत है फ्लैट्स की वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बनती है। तो ऐसे में क्या सिंध हुकूमत इनको ये पैसे जो नुकसान है इनका भरेगी या कुछ और इसके लिए कोई तरीक़ाकार अपनाना होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मज़ीद क्या अहकाम आते इस हवाले से? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर यह हुक्म सादिर किया है कि बिल्डर जो है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से लोगों को पैसे भी देगा और अगर वो मुकर्ररा वक्त पे वो पैसे नहीं देता है तो बिल्डर जो है उसके ऊपर मार्कअप भी उन लोगों को देगा। देखिए, बात यह है कि जो यहाँ के रिहायशी जब उन्होंने ये फ्लैट ख़रीदा था और बिल्डर ने ये फ्लैट उनको फ़रोख्त किया था तो यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट वैल्यू के हिसाब से फ़रोख्त नहीं किया गया बल्कि एक स्पेकुलेशन वैल्यू के हिसाब से फ़रोख्त किया था। और स्पेकुलेशन वैल्यू जो है वो इस फ्लैट की मौजूदा मार्केट के हिसाब से वो 2.5 से 3 करोड़ रुपये है। देखें, अगर गवर्नमेंट वैल्यू की बात की जाए तो गवर्नमेंट वैल्यू इस फ्लैट की कम है। अब देखना यह है कि बिल्डर जो है वो गवर्नमेंट वैल्यू के मुताबिक इनको रकम देता है, जबकि जो यहाँ के रिहायशी है वो ये कह रहे हैं कि जब हमने स्पेकुलेशन वैल्यू और मार्केट वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे फ्लैट खरीदा था तो हमें भी मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही बिल्डर पैसे दे। बिल्डर का ये कहना है कि जब ये बिल्डिंग तामीर की जा रही थी तो जाहिर सी बात है जब बिल्डिंग तामीर की जाती है तो मुताल्लिका अफसरान और जो सरकारी अफसरान हैं और सरकारी महकमे हैं वहाँ पर जो है वो अंडर टेबल भी मामलात होते हैं। तो इसी दायरे में रहते हुए बिल्डर जो है वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो आया कि नस्ला टावर के रिहायशियों को किस तरीके से पेमेंट जो है वो देगा। तमाम नस्ला
टावर के रिहायशी और इलाका मकीन जो है उनका यही मुतालबा है कि हमें मुकम्मल तौर पे मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर रकम मिलती है और बर वक्त मिलती है तो हम नस्ला टावर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। तहम इस हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह फैसला सामने नहीं आया है, बिल्डर की जानिब से कोई वाज़ेह फैसला नहीं आया है। तहम हमने देखा कि रात गए तक यहाँ पर जो है वो नस्ला टावर के रिहायशी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे थे, उसका भी कोई जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। तो ओवरऑल आज कमिश्नर हाउस के अंदर जो इजलास होगा उसमें ये फैसला होगा कि कल कितने बजे और कब से और कितनी टीमों के साथ और किन किन मुकामात पे जो है वो यहाँ से ऑपरेशन का आगाज़ होगा और उस वक्त की क्या सिचुएशन होती है तो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा ये बताइए कि नस्ला टावर के जो ओनर्स हैं ये कोई मुल्क से बाहर तो नहीं भाग गए, ये सारे के सारे यही मौजूद हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग यहाँ पे बनाते हैं इस तरह की बिल्डिंग और फिर मुल्क से पैसा लूट के फरार हो जाते हैं? देखिए, अगर कोई रिहायशी मुल्क से बाहर भी जाता है या किसी दूसरे शहर भी मुंतकिल हो जाता है तो भी उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको तो बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में गिराना ही है। तो तमाम के तमाम रिहायशी यहाँ पर हैं, यकजा हैं और एक दूसरे के साथ हैं और वो बिल्डर से राब्ते में भी हैं, इंतज़ामिया से भी राब्ते में हैं। ताहम जब सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह हुक्म सामने आ चुका है तो उसके सामने जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो रुक जाती हैं और इसी ज़मन में जो है वो कमिश्नर हाउस में आज आला सतह का इजलास है। तमाम सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो भी मुतारिक हैं कि उन्होंने किस तरीके से ऑपरेशन करना है। अभी भी नस्ला टावर में जो है वो रिहायशी मौजूद हैं और एक साथ इस वक्त अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा तो रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि वो बिल्डर से रब्ता करके हमें मौजूदा मार्केट के हिसाब से जो है वो रकम दिलवाए ताकि हम किसी जगह पे जाएं। तहम अभी तक हमने नहीं देखा कि 44 ख़ानदान जो यहाँ बसे हुए हैं उनमें से कोई भी एक फैमिली मुल्क से बाहर है या शहर से दूसरे शहर मुंतकिल हुई है। अच्छा हमजा, जिस तरह से आप सिचुएशन बता रहे हैं, सिचुएशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और आप कह रहे हैं कि मुतासरीन जो हैं, जो रिहायशी हैं, वो अभी भी अंदर ही मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी आ चुके हैं, 1 हफ्ते की डेडलाइन भी दी जा चुकी है, बिल्डर्स जो हैं वो भी कोई प्रैक्टिकली अब कोई इकदाम नहीं करे, कंपनसेट नहीं कर रहे। तो ये क्या आपको क्या लगता है इस मामले का अंजाम क्या होगा? अगर ये इसी तरह लटका रहता है, तूल पकड़ता है, तो फिर कौन इंटरवीन करेगा ये मामला सॉर्ट आउट करवाने के लिए? देखिए, यहाँ के जो रिहायशी हैं उन्होंने अपना एक वकील किया था जिसने अपने उनको रिप्रेजेंट किया था सुप्रीम कोर्ट में और उनके वकील और एक दूसरी जानिब बिल्डर का भी जो वकील है उसने भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो वहाँ पहुँच के अपने दलाइल दिए थे। दोनों फ़रीक़ैन के जो वकला थे उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने अपने दलाइल रखा। हम उन दोनों के दलाइल को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उन दोनों के जो दलाइल थे वो अदालत ने मुस्तरद करते हुए ये हुक्म सादिर किया है कि ये गैर कानूनी तौर पे बिल्डिंग को तामीर किया गया, इसको फौरी तौर पे मुनहदम किया जाए। इसी ज़मन में आज जो है ये तमाम के तमाम फैमिलीज़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से दोबारा अपील करती हैं। तहम देखें, यहाँ पे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश तो ज़रूर आ सकता है लेकिन अभी तक आया नहीं है। रात को यहाँ पर जो है एक फैमिली की जो खातून है उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, उनको एमरजेंसी में मुंतकिल किया गया था। तहम अभी तक जो है वो तमाम की तमाम फैमिलीज़ जो हैं वो बिल्डर से रब्ता करने की कोशिश कर रही हैं कि वो बिल्डर जो है वो कोई जामे प्लान दे ताकि यहाँ पर जो है उनकी रकम का बंदोबस्त हो सके, वो यहाँ से कूच करें। तहम बहुत सारी फैमिलीज़ का ये भी कहना है कि हम जो हैं वो पैसे लेने के बाद भी किसी और जगह पे अगर जाते हैं तो हमारे लिए रहाइश का बंदोबस्त फौरी तौर पे नहीं हो पाएगा। एकदम से जो है वो ये अहकाम सादिर कर देना और 7 दिन के अंदर बिल्डिंग को मस्मार कर देना, तमाम कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर देना। थैंक यू हमजा। असल में मसला बहुत ज़्यादा ये है, इसके साथ जुड़ी कई इमारतें होंगी, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इसको गिराने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे ख्याल में इसके अलावा हल भी कोई नहीं है। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इंशाल्लाह ताला अपने अगले सेगमेंट्स की बात करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात करते हैं और नो डाउट कि अगर हम अपनी सोसाइटी में या ओवरऑल भी देखें पूरी दुनिया में, तो जो ख़वातीन घर से बाहर निकलती हैं वो नो डाउट अब मर्दों के शाना बशाना काम तो कर रही हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफ़िकली अपने कल्चर की बात करें, पाकिस्तानी कल्चर की बात करें, तो अभी भी जब कोई पढ़ी लिखी खातून घर से बाहर निकल के कमाना चाहती है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं या अपनी एजुकेशन को अच्छे वे में यूटिलाइज करना चाहती है, उसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं फैमिली रेजिस्टेंस एक आती है और अगर खातून मैरिड हो तो ज़्यादा रेजिस्टेंस भी आती है, आ भी सकती है। अच्छा, ये वाला तो मरहला उबूर करके जब एक औरत घर से बाहर निकली, वर्क प्लेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी ख़वातीन को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है और हर जगह पर वुमेन हरासमेंट तो बहुत ज़्यादा है। इस तरह के बहुत से केसेस हम केसेस को कवर भी करते हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट होते हैं और इसके अलावा
अगर देखा जाए तो ख़वातीन की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, सलाहियतों पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क होता है, वेजेस उतनी नहीं होती, फिर तरक्की के मौके, प्रमोशन के मौके उस तरह से नहीं होते। सो बेसिकली वर्क प्लेस पर एक खातून के लिए किस किस्म के मसाइल हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। संगत फाउंडेशन की नुमाइंदगान, सूबाई कन्वीनर पंजाब, सोशल एक्टिविस्ट रिफत मकसूद साहिबा हमें शो में ज्वाइन करें। रिफत साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट अमारा मंजूर हमारे साथ मौजूद है। अमारा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। रिफत साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। आप खुद ये बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि कितना अरसा हो गया है आपको इस जॉब लाइफ में आए हुए, और फिर आपने आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में कौन कौन से मसाइल जो थे वो आपने फेस किए? एक्चुअली मुझे इस जॉब में काम करते हुए तकरीबन 20 साल हो गए हैं। ठीक। और इस तरह के मसाइल जो हैं, पहले तो हमें तो सोसाइटी जो है वो घर से निकलने पे बहुत सी हमारे लिए रेजिस्टेंस का एतराज़ात होते हैं, हमारे बहुत सारे होते हैं। लेकिन जब हम घर से निकल जाते हैं, बहुत सारी हमारे फैमिलीज अगर कुछ सपोर्ट भी हमें करती हैं, तो जब हम घर से निकलते हैं तो घर से निकलते वक्त ही हमें घर से बाहर के बहुत सारे मसाइल होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हरासमेंट के इश्यूज आ जाते हैं। नो डाउट कि इसके ऊपर ला आ चुका है 2010 का, लेकिन हरासमेंट के इश्यूज जो है वो घर से शुरू, घर के दहलीज से शुरू होते हैं, ट्रांसपोर्ट से शुरू होते हैं और ऑफिस तक ये हमारे साथ चलते हैं। इसी तरह जब हम ऑफिस में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर जो वीमेंस वर्कर्स के साथ सलूक किया जाता है वो ये कि उनके कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं मिलते, उनको ज़ुबानी कलामी उनको रख लिया जाता है। और बहुत हमने तकरीबन अभी अपने इस प्रोजेक्ट में जहाँ पे वीमेन वर्कर्स के हमने जो इसको लोकेट किया है, तकरीबन हमने 292 जो इदारे हैं उनमें जाके इसको लोकेट किया है कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो करंटली हैं। तो अभी हमें पता चला है कि जो वहाँ पर पहुँचते ही हमें जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता औरतों को, उसके अलावा जो है उनके लिए सेपरेट वॉशरूम्स कोई नहीं है, उनके पास उनको हरास कमेटियाँ नहीं, जो कि लॉ के मुताबिक हरासमेंट की जो कमेटियाँ हैं वो अवेज़ा होनी चाहिए हर ऑफिस में। लेकिन कहीं तकरीबन इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे इदारे आए इसमें जिसमें हरासमेंट कमेटियाँ जो है अवेज़ा कहीं नहीं है, बनी हुई कहीं नहीं है, अगर हैं भी तो वो फाल नहीं है। इसी तरह सेपरेट वॉशरूम नहीं है। डे केयर सेंटर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को साथ ले आए, छोटे बच्चों को, और मेंटली जो है वो सुकून के साथ वो काम कर सकें। लेकिन वहाँ पर उनके पास डे केयर सेंटर नहीं है। मिनिमम वेज कहीं पर नहीं मिल रही। जब 17,500 तनख्वाह थी तो उनको 12,000 या 10,000 पे रख लिया जाता। आप बहुत बड़े बड़े स्कूलों में चले जाएं, कहीं भी बड़े बड़े स्कूलों में चले जाएं, आप कहीं भी प्राइवेट फैक्ट्रियों में चले जाएं, कहीं भी आप ऑफिसेज प्राइवेट में चले जाएं या गवर्नमेंट में चले जाएं, तो वहाँ पर औरतों को जो है वो मिनिमम वेजेस नहीं मिलती। अभी भी गवर्नमेंट ने 2,500 बढ़ा के जो है वो पे का अच्छा, ये जो अभी आप बात कर रही हैं ये सरकारी इदारों में काम करने वाली खवातीन के मसाइल हैं, क्योंकि प्राइवेट की तो बहुत सी खवातीन को मैं भी जानती हूँ अच्छा कमा रही हैं, उनके लिए फैसिलिटीज भी हैं। जो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे ये इंडस्ट्री एरिया में जाएं, आप स्कूलों में प्राइवेट में चले जाएं, प्राइवेट ऑफिसेज में चले जाएं, तो वहाँ पर आप किसी भी रिसेप्शनिस्ट से पूछ लें, वो आपको 12,000, 13,000, 14,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती वहाँ पे। ठीक है, तो मिनिमम वेज का भी जो है वो बहुत बड़ा इश्यूज है कि फिर लेबर लॉ के मुताबिक पब्लिक की जो हमें हरासमेंट का सामना है वहाँ पर हमारे लिए प्रोटेक्शन कोई इंतज़ाम नहीं किया जाता। फिर इसके अलावा जो है वहाँ पर लेबर के जो इंस्पेक्शन है उन इदारों को चेक एंड लिस्ट बैलेंस में डालना चाहिए, लेकिन जो इंस्पेक्शन है वो बहुत कमज़ोर है। आप इंडस्ट्री में चले जाएं, वहाँ पर जब भी कोई भी इंस्पेक्टर जाएगा वो ऑफिस के बाहर बैठ के रिसेप्शनिस्ट से पूछ के तो वापस आ जाता है कि हाँ जी ये सेफ्टी की चीज़ें हैं अंदर, इनके लिए जी ग्लव्स हैं, मास्क हैं, कुछ केमिकल्स की फैक्ट्रियों में चले जाएं, आप किसी नीडल्स बनाने वाली फैक्ट्रियों में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इंस्पेक्शन का जो काम है वो बहुत वीक हो गया है। इंस्पेक्शन अंदर फैक्ट्रियों में जाके इंस्पेक्टर को करने की इजाज़त ही नहीं मालकन देते। फिर इंस्पेक्टर अगर अंदर नहीं जाएगा तो वो देखेगा क्या कि एक जो बच्चा है वो 18 साल का है भी अंदर लेबर कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अंदर औरतों के लिए जो है वो सेपरेट वॉशरूम है कि नहीं है। जब वो इंस्पेक्शन करेगा तो तभी ये सब चीज़ों को देखेगा ना, लेकिन अच्छा, लेबर लॉज के मुताबिक इंस्पेक्शन भी आप जरा बताइएगा, मतलब ये है कि ये सारे इश्यूज तो हो गए जिनको हाईलाइट किया गया। एक तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से हो, ये बातें तो हमें मालूम है सारी कि हकीकत में वाकई खवातीन की हक तलफी होती है फैक्ट्रीज में। हमारे मीडिया जैसे इदारों में इस तरह से नहीं होता अमूमी तौर पर, लेकिन
फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल एरियाज में यहाँ पे हक तलफी होती है, और फिर हरासमेंट के भी केसेस हैं, वो तो हर जगह पे ही हैं तकरीबन। तो किया क्या जाए और आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारा ये जो प्रोजेक्ट है अवैम के नाम से, इन्हेंसिंग वीमेन वर्कर्स एक्सेस टू मार्केट, इसका बेसिकली पर्पज़ ही ये है कि हम ऐसी वर्क प्लेसेस आइडेंटिफाई करें जहाँ पे जो वीमेन हैं उनको इश्यूज़ हैं। तो ये इश्यूज़ जो मिस रिफत ने बताए हैं, ये सारे हमने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किए, मॉनिटर किए, और वहाँ पे हम चाहते हैं कि जो लेबर इंस्पेक्शन, जो हमारा फोकस है वो ये है कि मिनिमम वेज के हवाले से जो ख़वातीन जैसे फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं उनको बहुत कम पे दिया जाता है, मोस्टली जो है वो डेली वेजेस पे होती है। हम चाहते हैं कि लेबर इंस्पेक्शन में एक ब्लॉक डाल दिया जाए फीमेल के हवाले से कि वहाँ पे ये उसमें हमें इंश्योर हो जाए कि वहाँ पे उनके लिए सेपरेट वॉशरूम है, हरेसमेंट का मतलब पॉलिसी है वहाँ पे या अमल दरामद हो रहा है। उसके अलावा जो है वो डे केयर, छोटे यूनिट्स में तो शायद ये पॉसिबल ना होगा, लेकिन बड़े यूनिट्स में तो ये हो सकता है ना। इसके अलावा हमारा जो बेसिकली फोकस वो मिनिमम वेज के हवाले से ही सबसे ज़्यादा फोकस मिनिमम वेज पे, बिल्कुल, डे केयर, मिनिमम, बाकी हमारी और सारी आप समझती हैं कि मतलब सबसे बड़ा मसला जो है वो बनाया भी यही मिनिमम वेज के हवाले से, और हरासमेंट का भी है। ठीक है, हरमीत का जरा सवाल ले लें। जी हरमीत। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सवाल, रऊफ साहब ने जिस तरह जिक्र किया तो मीडिया के हवाले से भी बात आई, तो कुछ दिन कबल एक हमारे साबिक मारूफ क्रिकेटर है, उसने वहाँ पे खातून बैठी थी जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, तो उन पर उन्होंने तंज मारा कि जिसने बैट नहीं उठाया, कभी क्रिकेट के पैड नहीं पहने, वो आज हमें सिखाएगी कि क्रिकेट क्या होती है। तो क्या ये जो सोच है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा बंदा जो उसने पूरी दुनिया देखी हो वो इस किस्म की गुफ्तगू और ख्वातीन के हवाले से करता है या करते हैं, तो इस सोच को कैसे बदला जाए, क्या करना होगा मजीद? और जी, सबसे पहले तो ये है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। एक माइंडसेट है जो सारे दुनिया में पाया जाता है, पूरी दुनिया में जो है एक माइंडसेट पाया जाता है कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मर्दों में, और औरतों को जो है वो मेल डोमिनेट माशरा है ना हमारे यहाँ भी, और ज़्यादातर हम मजहबी सोच रखने वाले लोग हैं, और हम सोचते हैं कि औरत जो है वो अगर बाहर निकलेगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। हमें अवेयरनेस देनी चाहिए अपने बच्चों को, खासकर हमें अपने लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी साथ साथ अवेयरनेस हमें परवरिश के साथ साथ देनी चाहिए कि औरत और मर्द जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो एक ऐसा मजबूत पिलर बन जाते हैं जिसको कोई नहीं हरा सकता। तो जो सलाहियतें अगर हमारे बेटे में हो सकती हैं डॉक्टर बनने की, वो हमारी बेटी में भी हो सकती हैं। अगर एक बेटा जो है वो डॉक्टर बन सकता है तो बेटी क्यों नहीं बन सकती अच्छी सर्जन, और अगर बेटा जो है वो इंजीनियर बन सकता है तो बेटी क्यों नहीं बाहर निकल के काम करके इंजीनियर अच्छी बन सकती। तो हमें इस अवेयरनेस को साथ साथ स्टडी में भी हमें ये चीज डालनी, मेरे ख्याल में अब बहुत में ये भी चीज ये डालनी वक्त बहुत बदल रहा है, लोगों की सोच बहुत बदल रही है, लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी भी कुछ लोग माशा है, तो हमें अपनी स्टडी को भी थोड़ा सा इस तरफ। और दूसरा, जहां तक हरमीत का सवाल है कि ऐसी सोच को बदलने के लिए क्या किया जाए, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मुझे अपना भी एक कमेंट ऐड करना चाहिए कि आप किसी जो एक बंदा जो है वो अपनी आधी लाइफ गुजार चुका है, उसकी आप सोच को कुछ नहीं कर सकते, उसकी सोच बदलेगी नहीं। बदलाव हम कहाँ से ला सकते हैं? जो हमारी आने वाली नस्ल है, इस वक्त जो माएँ हमें देख रही हैं या जो लड़कियां देख रही हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करें कि उनकी सोच इस अंदाज में बदली जा सके, और कोई तरीका नहीं है। वहाँ पर जो बैठी हुई ऊपर हमारे पास मैनेजमेंट बैठी हुई है, उस मैनेजमेंट को भी ये अवेयर करना होगा कि कानून क्या कह रहा है, कानून क्या कह रहा है, उसकी पॉलिसीज क्या कह रही है, और हमें इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। जब तक हम अपने मैनेजमेंट को इस कानून के मुताबिक उनको ये अवेयर नहीं करेंगे कि भाई अब कानून आ चुके हैं, 2010 का 210 का कानून जो है वो हरासमेंट के लिए है, 1934 का लेबर के लिए है, तो जब ये उनको खुद भी कानून नहीं पता होते जो हमारी मैनेजमेंट में बैठे लोग होते हैं, तो जब तक हम अपनी मैनेजमेंट को भी इस चीज़ की तरफ नहीं लेके आएंगे कि इस कानून के मुताबिक अगर आप लोगों की ये पनिशमेंट है, अगर आपने हरासमेंट कमेटियां आवेजा नहीं की, अगर आपको जो है वो करना कुछ भी नहीं होता। एक छोटा सा ये जगह है हमारे पास, यहाँ हमने अपने डे केयर सेंटर के लिए एक आया बैठा देनी है, और यहाँ पर बच्चों को ले जो 4 महीने का 5 महीने का माँ दूध पिलाने वाली, वो अपने फारग वक्त में जाके उसको दूध पिला ले। अगर किसी स्कूल में माँ पिला है तो देखिए वो अपने मेंटली बड़ी इस सुकून के साथ काम कर सकती है कि मेरा बच्चा जो है यहाँ पे मेरे पास है, घर वालों का भी प्रेशर नहीं उसके ऊपर होगा, कभी बच्चे को साथ लेके जाओ काम करने की, जब हम कहाँ संभालें। तो जब एक चीज़ हमारे पास कानून में आ चुकी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर हम सही तरीके से कर लें तो मेरा ख्याल है कि औरतों की सलाहियतों को हम और उजागर कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से माइंडसेट को भी बदल सकते हैं अगर कानून को हम मानते हैं तो।
ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम हरासमेंट की बात करते हैं, नो डाउट वर्क प्लेसेस पे बहुत सी हरासमेंट का सामना होता है, हमने भी कभी ना कभी किसी ना किसी दौर में किया होगा, लेकिन इसमें अगर आप ये फैक्टर आप डिनाई कर सकती हैं कि कुछ ख़वातीन खुद आपको मतलब किसी भी बॉस को, किसी भी जो अपर लेवल के लोग होते हैं उनको आप कोई फ्री हैंड देते हैं और वो खुद से उसको मतलब लाइक वेलकम करती हैं, उनके साथ तो ये मसाइल होते हैं, बल्कि ये मसला नहीं होगा, वो विलिंगली इस तरह से करती हैं, बट इस तरह से जो दूसरी खवातीन हैं उनके लिए मसले होते हैं और उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। हरासमेंट कमेटी और पॉलिसी अवेजा कर देते हैं, उसमें मैनेजमेंट की तरफ से 2 मर्द और 3 लोगों पर वो कमेटी होती है, वहीं की इंतजामिया चुन लेते ना, 1 2 3 आप लोग हरासमेंट कमेटी बन गए हैं, ठीक है, उसमें 2 मर्दों और 1 औरत की कमेटी, तो वहाँ जो औरत उस कमेटी में होती है वो उस चीज़ को कर सकती है ना कि मैं ये हरासमेंट किसकी तरफ से आई है, और इस तरह का 0.1 के हिसाब से कोई बहुत कम ऐसी कोई औरत होती है जो अपना किसी मर्द को जो है वो करती है। मेजॉरिटी तो गरीब लोग या ज़रूरतमंद लोग, आप काम करने निकले हैं, मैं काम करने निकली हूँ, ये काम करने निकली है, कोई अपने भाई बहनों के लिए काम करने निकला है, कोई अपनी सलाहियतों को उजागर करने के निकला है, कोई अपने माँ बाप की हेल्प करने के लिए निकला है, तो ज़्यादातर औरतें जो हैं वो वर्क करती हैं अपनी ज़रूरत के लिए, ठीक है, और बहुत चंद एक कोई 0 पॉइंट के हिसाब से एक आधी औरत होती है जो कोई इस तरह का खुद से हराज किसी को करे और या फिर कुछ फेवर लेने की कोशिश करे। मेजॉरिटी तो इस तरह नहीं होता। वहाँ अगर हरासमेंट कमेटी होगी, अगर यहाँ पर हरासमेंट कमेटी को अवेजा कर दिया जाए तो ये कैमरामैन आने वाले को भी पता होगा भी यहाँ कमेटी बनी हुई है, तो मैंने जरा मुहतात रहना है बाहर से। ठीक है हरमीत, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जरा फटाफट से सवाल कर लिया। जी मैं शॉर्ट से सवाल। अच्छा, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जहाँ पे जिस दुनिया में ज़्यादा खुशहाली है तो वहाँ ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो नस्फ आबादी ख़वातीन की है। एक रिपोर्ट ये है कि अगर ये काम करती है मर्दों के शाना बशाना तो मुल्क की जो मईशत है GDP 30% में ग्रोथ हो सकती थी। क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या चीज़ें मुतारिफ करानी चाहिए ताकि ख़वातीन? हमारा आप इसका जवाब दें। जी, गवर्नमेंट को जो है वो इसमें इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, जहाँ पे जो जैसे अब प्रॉपर्टी राइट्स का एक्ट आया है तो इसमें काफ़ी लोगों को अवेयरनेस भी थी, और अभी लास्ट टाइम ओम्बर्स पर्सन के साथ जो है वो एक मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा हमें 300+ जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से जो है वो कंप्लेन जो है वो मिली है। इसमें ये है कि जो गवर्नमेंट है, जैसे हरेसमेंट के हवाले से हम बात करते हैं, मिनिमम लॉज के हद तक तो ये हो जाता है, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होती है कि मिनिमम वेज को इंश्योर करवाना भी गवर्नमेंट का काम है ना। इसको मिनिमम वेज का जो नोटिस है वो वर्क प्लेस पे कहीं नुमाया जगह पे आवेज़ा हो, जो वर्कर्स है जो इतना नहीं जानते कि हम मिनिमम वेज के हवाले से, इसी तरह अवेयरनेस बढ़ेगी कि आवेज़ा हो, उसको पता हो कि मेरी 20,000 जो है वो मेरी सैलरी है, कम से कम उजरत है, तो वो उसका लेने का मतलब उसके पास होगा कि मैं ये ले सकता हूँ। जब किसी को पता ही नहीं होगा तो वो किस तरह इसको, मेरे ख्याल में हुकूमत को भी इस वक्त मतलब इस हवाले से स्ट्रैटेजीज इकदाम करने की ज़रूरत है, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं या कोई भी कंपनी है उनको भी प्रॉपर, जिस तरह रऊफ साहब इन्होंने भी जिक्र किया, हरासमेंट कमेटीज़ बनाने की ज़रूरत है, कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो थैंक यू सो मच हमारा, और थैंक यू सो मच रफत साहिबा, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त ने। कभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, मौसम चूंकि बदल रहा है और सर्दियां आ रही हैं, ऐसे में हम देखते हैं कि जब भी मौसम तब्दील होता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, बुखार हो जाता है, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। बट इसी के साथ साथ आजकल हम कोविड देखें, गो के सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है, बट सिम्टम्स कमोबेश एक जैसे ही हैं। नोज़ का ब्लॉक होना, इसके साथ साथ बुखार का होना, फिर डेंगू जो है वो भी सर उठा रहा है, और इसके भी मेजर सिम्टम्स में यही है कि बुखार होता है। तो नॉर्मली आजकल जो लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, भले वो किसी भी रीज़न से हो रहे हो, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये वायरल रिएक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, डेंगू है, कोरोना है, क्या है। सो बेसिकली हम इन तीनों में डिफरेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद करीम, एसोसिएट प्रोफेसर म्यू हॉस्पिटल, इस वक्त शो में हमें ज्वाइन करें। प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, तीनों किस्म की जो वबाएं हैं वो फूटी हुई हैं। अब किसी को भी कोई नॉर्मल सा भी बुखार हो रहा है, उसको लग रहा है डेंगू तो नहीं हो गया, कोरोना तो नहीं हो गया, तो हमने अब तीनों में फ़र्क किस तरह से करना है, सिम्टम्स में फ़र्क किस तरह से करना है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका जी, और पर्टिनेंट सवाल है। आजकल हर बंदे को यही कन्फ्यूजन है
कि जिसको ज़रा सा भी बुखार होता है उसको सबसे पहला पैनिक ये होता है कि हाँ मुझे डेंगू हो गया है, उसके बाद दूसरे के नंबर पे कोरोना आ जाता है, और तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो फ्लू है। ठीक है, बेस लाइन एक बात याद रखिएगा कि जो चाहे वो डेंगू हो या वो कोरोना हो, आजकल तुम ज़्यादा डेंगू की बात कर रहे हैं कि उसमें फ्लू नहीं होता, उसमें नोज़ जो है वो रनिंग नोज़ नहीं होती, नहीं होता, ये फ्लू की निशानी है। और आजकल जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, एकदम हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सर्दी हो गई है, उसमें जो सबसे पहली चीज़ लगती है वो ठंड लगती है, वो फ्लू हो जाता है। फ्लू इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट थिंग। ठीक है, और वो सबसे पहले हमने उसको देखना है। डेंगू की निशानी में सबसे बड़ी निशानी उसका बुखार है। ठीक है, वो बुखार काफ़ी हाई जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो फ्लू में नहीं होती, जो मैं अपने नाज़रीन को क्लियरली बताना चाहूँगा, दैट इज़ बॉडी एक्स एंड पेन्स। शदीद दर्दें होती हैं जिस्म में डेंगू में, ठीक है, जो कि फ्लू में नहीं होती। ठीक है, डेंगू को हम बाज़ औक़ात हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, इतने ज़्यादा उसके अंदर जिस्म में टूट फूट होती है, और फ्लू में ऐसा नहीं होता। सो हर बुखार डेंगू नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये देखें कि कोरोना में भी चूँकि बॉडी एक्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं लोग जिनको हुआ है, तो वो उसमें भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, और बाज़ औक़ात ये हुआ कि पता नहीं वो कोई बहुत जूनियर किसी डॉक्टर के पास चले गए या किसी क्वैक के पास चले गए, उसने उसको 8 दवाइयाँ लिख के दे दी, वो मुख्तलिफ़ किस्म की, कि ये इसका भी इलाज हो सकता है, इसका भी, उसका भी नुकसान होता होगा ज़रूर, मतलब इतना ज़्यादा। तो इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, और फिर तशख़ीस के लिए क्या किया जाए, कि लैब टेस्ट ज़रूरी है? देखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, जो डेंगू है जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसके अंदर किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, ये मेरी बात क्लियर। बेसिकली ये वायरस है जो कि एक मॉस्किटो के लड़ने से फैलता है। ठीक है, वायरस के लिए किसी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक रोल है, वो है पैनाडोल या पैरासीटामोल का, जो आपका बुखार को लोअर करती है। ठीक है, बल्कि उल्टा या गौर से देखें कि जितनी और पेन किलर हैं जैसे ब्रूफेन है या बाकी दवाइयाँ जो हैं वो हमारे प्लेटलेट्स को उल्टा कम करती हैं। हमें अपने प्लेटलेट्स को बचाना है, ना कि उनको उल्टा कम करना है। सो जितनी भी ट्रीटमेंट्स आजकल हम दे रहे हैं या लोगों को मिल रही हैं, वो 6-6, 8-8 एंटीबायोटिक्स नुकसान तो दे सकती हैं, फ़ायदा नहीं दे सकती। जी बिल्कुल, ये हमारे नाज़रीन को समझने की ज़रूरत है। और कोरोना में मतलब इसमें भी मतलब चूँकि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते लोग, टेस्ट से घबराते हैं, चूँकि टेस्ट बहुत महंगे हैं, तो वो फिर मतलब उसके लिए क्या करें? मतलब ये डेंगू और कोरोना के दरमियान फ़र्क, एक तो हो गया रनी नोज़ होगा, आपका गला ख़राब होगा कोरोना होगा तो, और वो डेंगू में नहीं है। मतलब वो कोरोना में एक तो कफ है, खांसी है, नंबर 2 सांस लेने में प्रॉब्लम है। ठीक है, और ख़ास तौर पे ये उन लोगों को ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है जो वैक्सीनेटेड नहीं है। ठीक है, वैक्सीनेटेड है उनको इतना मसला होता ही नहीं है। ठीक है, सो कोरोना के अंदर सांस लेने में हमें उस वक्त मसला आता है, बीइंग ए डॉक्टर, जब एक पेशेंट आपके पास आता है जो उसको सांस लेने में मसला हो रहा है, या उसको कफ इतनी ज़्यादा है कि जो उससे काबू में नहीं हो रही, या उसकी सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल चली गई है। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तीनों वायरस ही हैं। ठीक है, हर एक अपनी अपनी नौइयत का वायरस है, लेकिन सिर्फ ये कि हमें सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है, और 90% डेंगू का इलाज जो है वो हम अपने घर में कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए इलाज पर भी बात करेंगे, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उसमें करना क्या है, लेकिन इससे पहले ज़रा हरमीत का सवाल ले लें। जी हरमीत। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमेशा हमने देखा है कि अब देखें खौफ जो है पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे शहरों में पाया जा रहा है, कोरोना के बाद डेंगू जिस तरह तेज़ी से फैल रही है, तो उमूमन हमने ये देखा है कि जब सर्दियां करीब आती है तो डेंगू जो है वो ये जो मर्ज है ये गायब हो जाता है। अब सर्दियाँ भी आ रही हैं लेकिन डेंगू में तेज़ी जो बढ़ रही है, तो आपको लगता है कि मजीद अगर सर्दियों के तो इस पर काबू पाया जा सकेगा? थोड़ा सा पब्लिक को बताइएगा। जी, उसमें सिर्फ सर्दी का रोल कम है, असल रोल तो सफाई का है। हमने अगर अपने घर के अंदर साफ़ पानी की जो कलेक्शन है उसको ठीक ना किया, जो अपने घर में छोटे छोटे हमने चीज़ें जैसे टायर्स हैं, जैसे बाल्टियाँ हैं, जैसे उनके अंदर पानी इकट्ठा हुआ है, उनको अगर साफ़ ना किया तो ये बहुत ज़्यादा सर्दी, हमारे यहाँ को फ्रीजिंग टेम्परेचर तो होता नहीं है, तो सर्दी का इंतज़ार हमें नहीं करना है, हमें अपनी सफाई ज़्यादा बेहतर तरीके से करनी है। अच्छा, जिस तरह से आपने तीनों जो भी इश्यूज़ हैं इनमें बता दिया कि इनके सिम्टम्स में किस तरह से फ़र्क किया जा सकता है, लेकिन अगर हम डेंगू की बात करें, क्योंकि आजकल यही जो मरज़ है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, इसमें बताएं कि किन लोगों में ये ज़्यादा बिगड़ जाता है, क्योंकि मतलब किन लोगों के प्लेटलेट्स जो हैं, प्लेटलेट काउंट्स वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाते। तो ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको ख्याल करना चाहिए लोग? देखिए, जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी लो है, जैसे बुज़ुर्ग हैं, जैसे बच्चे हैं, देखिए उसमें जो बिगड़ने की वजह ये है कि जिसमें रिज़र्व कम होगा,
जैसे डेंगू में बाज़ का डायरिया शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और पानी जो खून की नालियों से बाहर आना शुरू हो जाता है, पेट में पानी आना। जो यंग बंदा है जो ये सारे झटके बर्दाश्त कर सकता है उसको तो इतना मसला नहीं होगा। कोई बुजुर्ग है जिनमें पहले ही रिजर्व कम है, जिनको पहले कोई दिल का मसला है, कोई जिगर का मसला है, कोई गुर्दों का मसला है, कोई ब्लड प्रेशर है, उनके पास पहले ही अपनी कैपेसिटी थोड़ी है अपने आप को सेव करने की, सो वो सबसे जल्दी वो इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए जो हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे जो बच्चे हैं हमें सबसे ज़्यादा उनको बचा के और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डेंगू का इलाज घर में भी किया जा सकता है, तो वो क्या चीज़ें हैं जो हम अपना सकते हैं और घर पर ही इसको ट्रीट कर सकते हैं? सबसे पहली बात ये कि हमें ये समझना है कि किस वक्त पेशेंट को आपने हॉस्पिटल लेके जाना है। उससे पहले जो मरीज़ है वो अपने घर में हम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो डेंगू का जो सबसे आसान आजकल टेस्ट है CBC हम उसको कहते हैं, वो करा लें और उसके ऊपर आप प्लेटलेट्स के ऊपर नज़र रख लें, WBCs के ऊपर नज़र रख लें, तो अब तो हर बंदा ये देख लेता है। ठीक है, लेकिन प्लेटलेट्स का कम होना ये याद रखें कोई पैनिक वाली बात नहीं है। अगर ये इवन 50,000 भी आ जाते हैं तो दे कैन रिकवर। हमें जो पैनिक वाली बात है, अगर पेशेंट को डायरिया शुरू हो जाता है, पेशेंट को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, वो ख़तरनाक बात है क्योंकि वो मरीज़ डिहाइड्रेशन में जा रहा है, वो डेंगू की कॉम्प्लिकेशन में जा रहा है। और ख़ास तौर के ऊपर जब कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाए गम्स में से या जिस्म के ऊपर जो लाल रंग के निशान बनने शुरू हो जाएं, इसका मतलब दैट द पेशेंट इज़ नाउ एंटरिंग इनटू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डेंगू। उस वक्त वो टाइम है जब ये सोचना शुरू करना चाहिए कि हमें इसको पेशेंट को कहीं दिखाना और घर पर इलाज किस तरह से, क्या खुराक इस्तेमाल की जाए, किस किस्म के जूसेस का, यही कहा जाता है जूसेस बहुत ज़्यादा लें। जो चीज़ है आपने जो नेचुरल काम है वो सबसे पहले करना है। नेचुरल काम क्या है? पानी पिलाएं, ORS पिलाएं, कोई जूस घर में है तो वो पिलाएं। लिक्विड इनटेक बहुत अच्छी रखनी है, लेकिन वो ख़ास हम सोचते हैं जी फ़लाँ चीज़ का जूस देना है, फ़लाँ चीज़ का जूस देना है, स्पेसिफिकली कोई साइंटिफिक एविडेंस उसका नहीं है। पपीते का पत्ता और पता नहीं क्या क्या कुछ लोगों ने निकाल लिया हुआ है और मतलब जूसेस पे बहुत ज़्यादा जोर हो गई है हर तरह के। हो ये रहा है सर, हो ये रहा है कि एक जो डेंगू का फीवर है इसकी एक ड्यूरेशन है, लाइक 4 डेज़ के करीब है, 4 to 5 डेज़ है। जिस वक्त हमें पहले पता चलता है कि जी ये बुखार है, दूसरे दिन पता चलता है हाँ ये डेंगू है। जब तक हम वो पपीते के पत्ते और बाकी सारे लवाजमात लेके आते हैं, डेंगू का वो फीवर की नेचुरल ड्यूरेशन ख़त्म हो चुकी है। जितने में वो पीते हैं तो वो लगता ही है कि मैंने ये पिया तो ये मैं ठीक हो गया, हालांकि जो ख़त्म उसकी नेचुरल कोर्स था जो उसका ख़त्म हो गया। सो इसी बहाने अगर लोग फ्लूइड ले लेते हैं, इसी बहाने अगर लोग लिक्विड ले लेते हैं तो उसका फ़ायदा तो ज़रूर है, नुकसान नहीं है, लेकिन ये इलाज नहीं है। ठीक है, और ये समझे कि ये इलाज नहीं है। कोई जड़ी बूटी, कोई दूसरी अल्टरनेटिव जो मेडिसिन है वो कोई काम नहीं करती। ये मैं एलोपैथी की बात कर रहा हूँ। हम लोग इस बात को यकीन नहीं करते। हमारे बाकी जो दोस्त होम्योपैथिक वाले हैं या हिकमत वाले हैं वो उनके अपने तजुर्बात होंगे, बट हमारी टेक्स्ट बुक में ये पपीते के पत्ते का और इन चीज़ों का फ़र्क नहीं। हाँ, सिर्फ एक चीज़ है कि अगर ये विटामिन C जो है, जैसे ये सिट्रस है, जैसे ये कीनू है, इनका जूस लिया जाए या ये लिया जाए, ये बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। ये डेंगू का इलाज नहीं है, ये बॉडी इम्यूनिटी को हमने रेज किया जिससे यू कैन फाइट बेटर। अगर फर्स्ट के आजकल सिट्रस अवेलेबल नहीं है तो उसका तरीके का फिर ये हो सकता है विटामिन C की टैबलेट्स ले ली जाए। बिल्कुल लेनी चाहिए, हम सबको ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सर ये वो चीज़ें जिनका आपको फ़ायदा तो ज़रूर हो सकता है, नुकसान कोई भी नहीं। ठीक है हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये हो गया कि घर में क्या करना है, क्या क्या चीज़ें खाने पीने, लेकिन साथ ये बताइए, एक तो सफाई सुथराई की बात हमने कर ली, लेकिन जो लोग वॉक के लिए शाम को जाते हैं, सुबह जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे कि क्या क्या करना होगा, क्या एहतियात तदाबीर पर अमल करना होगा डेंगू से बचाव के लिए? पहला मशवरा तो मैं दूंगा कि जी वॉक को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ एहतियात क्या करें कि आप अपने पूरे आस्तीनों वाले कपड़े पहने और जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं जो मुख्तलिफ नामों से आते हैं, हाँ, उनको आप हाथों पे, चेहरे पे और वो खासतौर पर वो चीज़ें, वो जगह जिस्म की एक्सपोज्ड हैं उनके ऊपर लगा लें। ठीक है, इसमें इतना कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनको लोगों को डेंगू, ऐसे लोगों को भी हुआ है जो घर के अंदर कन्फाइंड है और वो हु गॉट द डिजीज़। सो वॉक से तो मेरे ख्याल में आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आपकी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो बढ़ती है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर है। स्पेसिफिकली वॉक करने से या बाहर जाने से इतना नुकसान नहीं होता, सिर्फ
अपनी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। ये जो पेस्टिसाइड्स हैं बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स रादर, गलत मैंने कह दिया पेस्टिसाइड, इसका कितना फ़ायदा है? मतलब घरों में कोनों में करना चाहिए, इसको फ्यूमिगेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए जी। और हमें हम तो कहेंगे गवर्नमेंट लेवल पे भी होना चाहिए, जो कि हो भी रहा है कई जगहों पे, लेकिन हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पे जब आप सोर्स ऑफ मॉस्किटो ख़त्म करेंगे, देखिए हम दो तरीके से मच्छर ख़त्म कर सकते हैं। या तो उसका सोर्स ख़त्म कर दें जहाँ पे जैसे साफ पानी के इकट्ठा हुआ है, या उनकी जो प्रोडक्शन हो चुकी है उसको ख़त्म कर दें। वो हम जो स्प्रे आप जैसे आप बता रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स, उससे हो, और ये ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और आजकल जिस तरह से डिफरेंट जो लोग हैं, मतलब उन्होंने अपना कारोबार भी इसको बना लिया, घरों में आके डेंगू स्प्रे करते हैं, तो वो इफेक्टिव है या वो सिर्फ आपकी यहाँ माइंड सेटिस्फेक्शन है, मेंटल तो सेटिस्फेक्शन? इफेक्टिव है, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि उस स्प्रे के अंदर क्या है। हाँ, सिर्फ छिड़काव करने से तो मच्छर नहीं जाते ना। अब अगर उसके प्रॉपर जो स्केड्यूल्ड जो इजाज़त है जिसकी, वो इंसेक्टिसाइड्स हैं, वो तो फ़ायदा देंगे। लेकिन जो लोग कारोबार में किस कंसंट्रेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। और इसके अलावा बहुत सी एहतियाती तदाबीर जो डॉक्टर साहब ने अपनी गुफ्तगू के दौरान मेंशन की हैं, वो बड़े इजी टू डू वेज हैं। अगर आप उनको अपना लें, वो चीज़ें करते जाएं, तो मेरे ख्याल में आप बहुत हद तक इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, अभी हम ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, भारत के खिलाफ तारीखी फतह, तारीखी कामयाबी हासिल करने के बाद पाकिस्तान का अगला हदफ, अगला टारगेट जो है वो न्यूजीलैंड की टीम है, जिन्होंने पाकिस्तान में मैच अधूरा छोड़ा था और सिक्योरिटी रीजंस का बहाना करके वो यहाँ से चलते बने थे। आज ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, बट पाकिस्तान को अब क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए, क्या पुराना पैटर्न ही फॉलो करना चाहिए, और मज़ीद क्या क्या तैयारी जो है हमारे एनालिस्ट इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान के। इरफान ज़हीर इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद है। इरफान, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। इरफान, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पाकिस्तानी टीम की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है भारत के खिलाफ, क्योंकि मैच जीत लिया। सो आपको लगता है सेम पैटर्न पर खेलना चाहिए, वैसी ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या कोई चेंजेस हैं जो आप समझते हैं कि हमारी टीम को, हमारे प्लेयर्स को लानी चाहिए? इसमें बिल्कुल चेंजिंग तो बिल्कुल नहीं करेंगे पाकिस्तानी, और क्योंकि एक विनिंग कम्बिनेशन बोला जाता है, और हमारी वैसे भी ओवरऑल अप्रोच पाकिस्तान की रही है कि अपोजिशन को नहीं देखते, विनिंग कम्बिनेशन को देखते, जो कि समहाउ ठीक बात नहीं देखी जाती। बाकी अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें या इंग्लैंड की देखें, तो वो एक आधी चेंजिंग कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द अपोजिशन, या आपका सरफेस वाइज आपकी पिच कंडीशन को देखते हुए। बट हमारी टेंडेंसी ओवरऑल यही रही है कि हम वो देखते हैं कि जो विनिंग कम्बिनेशन है उसको इंटैक्ट रखा जाता है। तो मेरा मानना यह है कि हम एक स्पिनर ऐड कर सकते हैं। स्पिनर की बॉल अच्छी हो रही थी और न्यूजीलैंड वाले स्पिनर पे ज़्यादा फंसते हैं, और हमने देखा कि वो भी रिसेंटली सीरीज 4-1 से हार के भी आए हैं बांग्लादेश से। तो हम कर सकते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल चेंजिंग की जाएगी, क्योंकि वो इसी विनिंग कम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे, और अच्छा सब ने परफॉर्म किया। इस वक्त अगर देखा जाए टीम में तकरीबन 3 स्पिनर मतलब आपके खेल रहे हैं जी। एक लेफ्ट आर्म हो गया, और एक लेग स्पिनर हो गया, एक आपका ऑफ ब्रेक बॉलर हो गया। असल तो दो तो ऑलराउंडर में हम ले सकते हैं, लेकिन उनको भी यूज किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, बात हो गई है, मतलब इस तरह से उसी तरह कम्बिनेशन को वो डेवलप कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ती है, अगर शादाब या इमाद को किसी को हिटिंग हो जाती है, तो आपके लिए बैकअप कुशन हफीज का अवेलेबल है, या उसमें आपके पास शोएब मलिक की ऑप्शन भी मौजूद है। तो इसी वजह से वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बट नवाज बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। नवाज की जो डोमेस्टिक T20 के अंदर भी परफॉर्मेंस थी, वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, और बिल्कुल वो प्रिपेयर खेलने के लिए रेडी है, और वो बिल्कुल एक प्रिपेयर कमोडिटी आपकी बिल्कुल के तौर पर सामने है। बट मेरा ख्याल है कि ये ठीक अप्रोच भी है। चलें, अभी स्टार्टिंग है वर्ल्ड कप की, इतनी ज़्यादा आपको नहीं करनी चाहिए डिफरेंट चीज़ें ट्राई, के आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह ग्रेजुअली बिहेव करती है। जो आपका शुरू में क्वेश्चन था रोमा, उसमें ये है कि आपने अब ये मैच दुबई की बजाय आ गया है शारजाह में भी ड्यू फैक्टर थोड़ा आता है। बट शारजाह की अच्छी चीज़ ये है कि शारजाह की विकेट ज़्यादा प्लेसमेंट है, बैट पे अच्छा बॉल आ रहा है, तो ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड हो। अच्छा, अगर आज पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो पहला डिसीजन क्या होना चाहिए? डेफिनेटली दोनों टीमें जो भी टॉस जीतेगी वो पहले खेलेगा, पहले नहीं चेस करेंगी, जिस तरह से भारत के मैच में, क्योंकि ड्यू फैक्टर आ रहा है ना। हाँ, ड्यू फैक्टर, सॉरी मैं मतलब वही कंफ्यूज हो गया। ड्यू फैक्टर की वजह से सेकंड टाइम बॉलिंग करना चाहेंगे, बैटिंग करना चाहेंगे। हरमीत का जरा सवाल ले लें। जी हरमीत।
अच्छा ज़हीर साहब, जिस तरह हमने देखा कि एक इस्तिकामत के साथ जिस तरह फील्डिंग में भी कोई इस तरह कोताही नहीं बरती कि बड़े कमाल की जो परफॉर्मेंस हमने भारत के खिलाफ दी है, तो अब न्यूजीलैंड जो है इसमें भी कोई शक नहीं कि एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन उसके मुकाबले में क्या देखते हैं कि न्यूजीलैंड का कौन सा खिलाड़ी टफ टाइम पाकिस्तान को दे सकता है? न्यूजीलैंड की टीम ऑल्दो बहुत अच्छी है और वो लंबे फॉर्मेट में बहुत एक लिथल टीम है। जैसे टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत चुकी है, वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, उसमें ओडीआई का फाइनल खेला हुआ उन्होंने, बट शॉर्टर फॉर्मेट एक तरह से वो जीत गए हुए थे। हाँ, वो एक ब्लंडर ना होता अंपायरिंग का तो वो जीते हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। और दूसरा चीज ये कि लेकिन एशियन कंडीशन के अंदर और शॉर्टर फॉर्मेट में वो इतनी डेंजरस टीम नहीं कंसीडर की जाती, और खास तौर पे हमारी जो टीम अब भारत के अगेंस्ट जीती है उससे मोराल बूस्टिंग बहुत ज्यादा है। आपने लिथल प्लेयर का ये डेंजरस प्लेयर देखा तो उसमें उनके कैप्टन जो है ना विलियमसन, केन विलियमसन जी, केन विलियमसन, वो एक ऐसा बैट्समैन है जो इनिंग्स भी बिल्ड करता है और ग्रेजुअली जाके वो बड़ा स्कोर की भी सलियत रखता है। बट मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए, लेकिन टॉस वाइटल रोल प्ले करता है। जैसे मैंने कहा, अगर वो भी टॉस जीत जाते हैं तो वो भी पहले पाकिस्तान को बैटिंग देंगे और खुद चेस करने की तरफ जाएंगे। फिर ऑल्दो के हमारे प्लेयर्स या जितनी भी टीम्स हैं वो आजकल प्रैक्टिस भी वेट बॉल के साथ कर रही हैं कि ड्यू अगर आ जाती है तो आपने किस तरह बॉल को ग्रिप करना है, उसको ड्राई अप कैसे करना है। असल में बार बार ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने सीम को ड्राई रखना है। फिर भी जितना मर्जी आप ड्राई कर लें, बट एक दफ़ा आपकी पूरी ग्रास पे जब बॉल बाउंड्री लगती है या कुछ होता है तो वो रोल करके जाती है, तो इतना कन्वीनियंट नहीं होता आपके लिए कि उसको हर बॉल के ऊपर आप ड्राई अप कर सके। इरफान, दोनों टीमों के कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए और बैटिंग और बॉलिंग के कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो तकरीबन बैलेंस लगती है साइड्स दोनों। न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे तेज उनके पास लूगी फर्गूसन जो है बहुत तेज बॉल करने वाला आदमी है और फास्ट बॉल के ऊपर विकेटें निकली हैं, पहले भी शाहीन ने भी जैसे निकाली। बैटिंग में देखा जाए न्यूजीलैंड बड़ी बैलेंस साइड है, पाकिस्तान भी बड़ी बैलेंस्ड है। मुझे वाहिद कमजोरी जो लगी हिंदुस्तान के खिलाफ वो इसकी थी हसन अली की। हसन अली ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो क्या ये कॉम्बिनेशन के साथ अभी भी हसन अली को खिलाया जाना चाहिए या मतलब ये है कि हसन अली को ड्रॉप करके एक और बॉलर? देखिए T20 के अंदर साहब किसी एक बॉलर पे जरूर अटैक किया जाता है, उसको टारगेट करके उस पर अटैक किया जाता है, तो वो ऐसा कोई मसला नहीं। हसन अली हमारा सबसे मेन बॉलर भी कंसीडर किया जाता है और उसने आल 2 रन तो बहुत कंसीड किए। आपने ठीक कहा कि वो वीकर लिंक नजर आया, बट उसने 2 बड़ी क्रूशियल विकेट्स भी ली, ठीक है, खासतौर पे पहली विकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, दूसरी तो मिल जानी थी जी, तो लेकिन उसमें वो भी था, अगर जडेजा भी हिटिंग करता है, लेकिन 2 विकेट्स भी उसने ली, तो वो इतनी जल्दी मेरा नहीं ख्याल चेंज नहीं की जाएंगे। और हसन अली मैंने जैसे कहा कि आपका मेन बॉलर भी रह चुका है, उसने आपको कई विक्ट्रीज भी दिलवाई हैं, तो पाकिस्तान इसी से परसिस्ट करेगा। जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात है तो उनके बॉलिंग लाइनअप आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत जबरदस्त है। ट्रेंट बोल्ट भी है, सऊदी भी है, और स्पिनिंग डिपार्टमेंट भी उनका अच्छा बैलेंस है। बस हमें एडवांटेज थोड़ा सा ज्यादा उनको मिलेगा कि हमारे सारे लड़के 8-10 साल से इन्हीं कंडीशंस के अंदर खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्लेयर बहुत रेयर है कि कभी 4-5 साल में आके इधर खेलते हैं, या कुछ प्लेयर ने अभी रिसेंटली IPL खेला है, बट इतनी जल्दी एक आधा टूर्नामेंट खेल के आप इन कंडीशन के साथ कस्टमाइज नहीं हो पाते, आपको थोड़ा टाइम लगता है इसके बाउंस का, इसकी बॉल ग्रिप करने का, क्योंकि सरफेस पे ये बॉल थोड़ा रुक के आती है यूएई की कंडीशन के अंदर, डबल पेस के साथ आती है, कई दफा आपकी बॉल एक्स्ट्रा स्पिन करती है जैसे स्पिनर की है, तो स्पिन डिपार्टमेंट में भी हमें एडवांटेज हासिल है। एक अच्छी बड़ी खुशाइन चीज है कि शादाब का परफॉर्म करना बहुत जरूरी था, और उसने लास्ट मैच में किया, उसकी बॉल स्पिन भी हो रही थी, टर्न भी कर रहा था वो, और लाइन लेंथ भी बहुत अच्छी थी, सिवाय एक आधी और बॉल के उसकी सारी बॉलिंग बहुत अच्छी की, और उसने जो ऋषिक पंत की विकेट ली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर ली, और वो मेरा ख्याल है टर्निंग मोमेंट भी बना सेंटर में आके जहाँ पे वो एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, तो अमाद का रोल भी साथ है। अच्छा, वैसे ज़हीर बाजी अगर हम देखें तो भारत की जीत के बाद न्यूजीलैंड जिस तरह उसने एक सदारती जी बाजी न्यूजीलैंड जिस तरह मैदान छोड़ के भाग गई थी यहाँ से बहाना बना के, वो तो आपको पता है। अभी एक गुस्सा जो है पाकिस्तानी अवाम में पाया जाता है क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट थी, हम सारे खुश थे, आप भी थे। कल पंगड़ा मेरे ख्याल में आपने डाला था कि नहीं डाला था, ये अलग बात हुई, आप बताना जरा। लेकिन अब अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीत जाता है तो कितना फाइनल तक हमारी जो रसाई, हमारा जो मोराल है, कितना बूस्ट होगा मजीद आगे फाइनल तक रसाई के लिए? अगर पाकिस्तान आज जीत जाता तो 90% पॉसिबिलिटी है कि इंशाल्लाह हम थ्रू कर जाएंगे, और मेरा नहीं ख्याल फिर कोई पॉसिबिलिटी ऐसा कोई नजर आएगी कि हम सेमीफाइनल तक थ्रू ना करके फिर
सुपर 4 सेमीफाइनल आपने राउंड तक पटाखे आप फोड़े थे दो कि नहीं? टीम ये में बताओ, जाना है भारत की जीत तो वो बहुत ज्यादा पॉसिबल हरमीत कह रहे हैं आपने पटाखे बजाए थे जब पाकिस्तान जीता था। सारा दिन यही करते रहे उस दिन संडे को, एक जगह से दूसरी जगह वैसे चले जरा न्यूजीलैंड वाला मैच तो डिस्कस कर लिया, उस दिन आपकी प्रेडिक्शन क्या थी? शो तो पाकिस्तान की थी मैंने कोई 5-6 चैनल्स पे ये बात की थी और हर चैनल पे मैंने कहा, बल्कि एक क्यों चैनल की थी? क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारी टीम का कम्बिनेशन ज्यादा बेहतर है। सारा प्रेशर जो भारत पे था उसकी रीजन दो थी, एक तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, दूसरा उनका कैप्टन बहुत वीकर लिंक पोजीशन पे आ चुका था। उसकी रीजन ये थी कि उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा था और अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस कर चुका है और उसने आज तक कोई बड़ा टूर्नामेंट भी नहीं जीता। जब आपका कैप्टन इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ एक टूर्नामेंट के अंदर आता है, उसको पता होता मेरा लास्ट टूर्नामेंट है एज ए कैप्टन, तो उसका मोराल भी नीचे जाता, फिर पूरी टीम पे भी ये चीज पेनिट्रेट करती है। पाकिस्तान के पास नथिंग बट लूज। अच्छा ज़हीर पाजी, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, पूछना चाह रहा हूँ। हाँ ज़हीर पाजी, क्या मीडिया ने जिस तरह हाइप क्रिएट की थी भारतीय मीडिया ने, तो क्या उनकी जो इंडिया की जो हार हुई है तो उसमें आप देख सकते हैं कि हार में उस हाथ था मीडिया का, भारतीय मीडिया का दबाव जितना शामिल था? ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं, ज्यादा नहीं। असल तो प्लेयर 11 लड़के जो मैदान में उतरे हैं, उन्होंने ही खेलना है, उन्होंने ही परफॉर्म करना है। मीडिया उनका तो जैसे जैसे बातें खुदा ना वो करता है कि बंदा सोच के परेशान हो जाता है। साइकोलॉजिकली भी तो प्लेयर्स भी तो एक स्टेट में होते हैं ना कि वो भी अंडर प्रेशर आ जाएं। देखिए प्रोफेशनल है, सारे प्रोफेशनल है और मेरा जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर से बात हुई है, इवन उनसे इंडियन प्लेयर से भी उन्होंने बता रहे थे, मुझे बात हुई है कि जितने भी हैं वो 90% जब वो किसी टूर्नामेंट के लिए जाते हैं तो अपने सेल फोन और तमाम सोशल मीडिया और मीडिया से दूर हो जाते हैं, एक्सेप्ट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके अलावा वो किसी तरह के इंटरेक्शन में नहीं करते, क्योंकि अगर वो इन चीजों में चले जाएंगे तो फिर उनके ऊपर इतना अनड्यू प्रेशर आ जाएगा। आईसीसी की वेबसाइट के ऊपर वो जो समयुद्दीन लिखते हैं, तो समयुद्दीन ने एक दिन पहले ही लिख लिया था कि अगर आप ऑन स्लॉट से बच गए शाहीन शाह अफरीदी के तो फिर आपका शायद कोई चांस होगा, लेकिन कौन बचेगा? और हुआ यही। वो जो पहली 2 विकेटें हैं शाहीन शाह अफरीदी की, उन्होंने उनका रन रेट बहुत नीचे ले आए थे और वो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बिल्कुल जैसे मोहम्मद आमिर ने वो रोल प्ले किया था 3 विकेटें लेके, इसी तरह ये विकेटें मतलब आई हैं। और फिर 1 विकेट हसन अली की आ गई, 3 विकेटें हो गई मतलब वो। अच्छा, इसमें T20 के अंदर डॉक्टर साहब हमेशा, मैं शायद पहले भी बात की है कि इम्पैक्ट प्लेयर जिताता है। इम्पैक्ट प्लेयर वो होता है कि जो सिंगल हैंडली गेम को वे ले जाता है। इंडिया की टीम के ऊपर अंदर भी 2-3 नाम ऐसे थे जो इम्पैक्ट प्लेयर थे और टीम को वे कर, वो तीनों हमने 3-4 ओवर में आउट कर दिए थे। क्योंकि कोहली का भी अब वो वाला स्ट्राइक रेट नहीं है जो पहले पास में होता था। रोहित शर्मा, केएल राहुल और किशान, ये ऐसे 3 सूर्या, ये 3 ऐसे प्लेयर थे कि जो बहुत ज्यादा 160-170 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, यानी कि वो इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं कि सिंगल हैंडली गेम को वे ले जाते हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हम बात करते हैं तो फखर की करते हैं या हसन अली की करते हैं। अच्छा इरफान, वक्त बहुत मुख्तसर, जाते जाते एक 20 सेकंड का कमेंट और प्रेडिक्शन, आज का मैच किसके नाम होगा? टॉस का ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है, लेकिन फिर भी फेवरेट पाकिस्तान है, लेकिन दोनों टीमों में से जो टॉस जीतेगा उसके चांसेस ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे। और हमारी दुआएं और हमारी विशेष भी ग्रीन शर्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच इरफान, आपने गुड मॉर्निंग के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, इसी के साथ ही आज को शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।